हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपीएससी इंडिया। आज आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस नई वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल्स। तो ये हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ये वाला पार्ट एक गो में कवर करेंगे। तो दी फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट फ्रॉम दी द माइटी ग्रेट रिवोल्ट ऑफ दी 1857। तो जो 1857 का रिवोल्ट था ये अंडर लॉर्ड कैनिंग इनके अंडर में हुआ था, जो कि लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया थे। और विद दी ईयर 1857 जो हिस्ट्री ऑन मॉडर्न इंडिया का एक बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा हुआ था। और जो कॉजेज थे 1857 के, दे आर इंट्रिकेटली वोवन टुगेदर, मल्टी फैक्टोरियल कॉजेज थे। और उसमें जो है अ ग्रेट चंक ऑफ लैंडेड प्रॉपर्टीयर्स ना, जिनकी लैंड चली गई थी, ओल्ड किंग टू रिवाइव पेरिश ग्लोरी ऑफ मुगल्स एंड डिस्पोज्ड मदर क्वीन to arrange the aggressive annexation of Awadh, a disinherited heir of Peshwa, or in heroic रानी, दैट इज रानी लक्ष्मी बाई। तो कई मल्टीपल फैक्टर्स थे, ये हम लोग करके देखेंगे। तो पहला जो है जो इमीडिएट कॉज ऑफ जो रिवॉल्ट था वो क्या था। तो जो इमीडिएट कॉज था ये एक जो है ओल्ड मस्कट ब्राउन ब्रास न्यू इनफील्ड राइफल्स थी, और ये इंट्रोड्यूस की गई थी इन दी आर्मी। और इसमें जो सिपाही होते थे दे हैव टू लोड दिस न्यू राइफल आफ्टर बाइटिंग अ पेपर ऑफ द ग्रीस्ड कार्टिलेज ना। और ये बोला गया था कि जो है ये जो कार्टिलेज है ग्रीस्ड है, ये पिग और काउ फैट से है, जिसकी वजह से रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ मुस्लिम्स एंड हिंदूज रिस्पेक्टिवली ये हर्ट हुए थे। दैट जो है जिसकी वजह से ये सिपाहीज थे, उन्होंने ये इसको यूज़ करना बंद करने के लिए बोल दिया था। ये तो इमीडिएट रीजंस हो गए। बाकी लॉन्ग टर्म रीजन में मिलिट्री रीजंस थे कुछ, लाइक इतना एक इनलिस्टमेंट ऑर्डर ऑफ 1857 आया था, दैट इज जिसमें इट वाज मेड ऑब्लिगेटरी ऑन दी एंड पुट दी सिपाहीज टू गो ऑन द ड्यूटी वेर एवर ऑर्डर ने, जहाँ बोला जाए वहाँ ड्यूटी करना होता था। उनको क्रिश्चियनिटी इम्प्रेस करने के लिए बोला गया था। और सिपाही को 1/3 ऑफ सैलरी जो है दी जाती थी। यूरोपियन सिपाही के कंपेरिजन में जो इंडियन सिपाही थे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता था। वो 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट आया था, जो कि जो है एक फ्री पोस्टेज प्रिविलेज सिपाही को दिए जाते थे, वो विड्रॉ कर लिया गया था। अपना घर परिवार में ना सिपाही चिट्ठी पत्री नहीं भेज सकते थे। मेजॉरिटी ऑफ जो रिक्रूटमेंट में थे ये अवध बिहार अवध बंगाल और नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर प्रोविंस है यहाँ से सिपाहीज रिक्रूट हुए थे। और मेनी ऑफ देम बिलोंग टू हाई कास्ट ब्राह्मण एंड राजपूत फैमिली। और जो उनको एक ही साथ बाकी लोगों के सिपाहीज ना, बाकी कास्ट के सिपाहीज के साथ ट्रीट करते थे यूरोपियंस, तो ये इनको अच्छा लगता था। इसके अलावा the Britishers also stopped the practice of giving भत्तास ना, allowances to the सिपाहीज जो कि अपना फॉर फ्रॉम देयर होम ये ड्यूटी कर रहे होते हैं, उनको भत्ता मिलता था, वो भी बंद कर दिया गया था। इसके अलावा फोर्सेबल एनेक्सेशन ऑफ अवध किया गया था 1856 में, जो अवध के चूँकि सिपाहीज थे तो उनको निगेटिव सेंटिमेंट हर्ट किया। इसके अलावा जो ब्रिटिश मिलिट्री थी इसने अफगानिस्तान, क्रीमिया, पर्शिया ये सब में ब्रिटिशर्स जो है हार गए थे। तो जो इसकी वजह से भी एक ये बिलीफ स्ट्रांग हुआ कि ब्रिटिशर्स आर ना डिफीटेबल। इसके अलावा कुछ इकोनॉमिक रीजंस थे। तो इकोनॉमिक रीजंस में एक्सप्लॉटेटिव लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम्स थे ना, लाइक अपना परमानेंट रेतवारी, महलवारी, ये सब जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था, उसकी वजह से लॉस ऑफ लैंड हुआ था ऑफ मेनी लैंड होल्डर्स। इसके अलावा हैवी टैक्सेशन किए जाते थे कल्टिवेटर्स पे, उसकी वजह से पीजेंट्स का ऑपरेशन वगैरह होता था। इसके अलावा जो है जो क्रॉप फेलियर वगैरह होता था, लाइक अपना फेमाइन वगैरह में, उसको कोई ईज नहीं किया जाता था। उसकी वजह से जो लोकल मनी थे वो इमर्ज हुए और एक्स्ट्रॉर्बिटरी जो है इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे जो लोन दिया जाता था, उसकी वजह से पीजेंट इसकी वजह से डेट साइकिल में फंस गए थे। और इसके अलावा जो फर्दर फेमाइंस आए थे, टोटल 12 मेजर और मल्टीपल सेवरल फेमाइंस आए थे ड्यूरिंग 1770 टू 1857 के बीच में। इसके अलावा डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड ट्रेड एंड इंडस्ट्री हुआ था बाय ब्रिटिशर्स। तो जो है क्योंकि ब्रिटिशर्स अपना मार्केट रॉ मार्केट इंडिया को ट्रीट कर रहे थे, तो ड्यूटी फ्री ट्रेड जो है ये इंजॉय करते थे यूरोपियन ट्रेडर्स। और इसकी वजह से उनके जो सामान थे ये इंडियन ट्रेडर्स से ज़्यादा चीपर मिलते थे। और इंडियन ट्रेडर्स हैव टू पे फुल ड्यूटीज़ ना ऑन देयर जो हैंडीक्राफ्ट्स। इसके अलावा कॉन्फिस्केशन ऑफ रेंट फ्री स्टेट्स
तो 1850 में जो गवर्नमेंट ने एक ट्रिब्यूनल सेट किया था टू एनक्वायर इनटू द टाइटल जो है डीज टू दी स्टेट्स हु हैव बीन गिवन रेंट फ्री स्टेटस। और 1852 से 57 के बीच में एक इनाम कमीशन आया था हु प्रोनाउंस द सेंटेंस ऑफ कॉन्फिस्केशन ऑफ ईच स्टेट ऑन 21,000 केसेस। और द वंस टू सफर मोस्ट वर दी मौलवीज, उलेमास एंड हिंदू प्रीस्ट हु प्लेड वेरी एक्टिव रोल इन द रिवॉल्ट। इसके अलावा सोशल रिलीजियस कॉजेज थे, लाइक ब्रिटिश सिस्टम जो था विच वॉज आइडेंटिफाइड बाई अ पॉलिसी ऑफ सोशल रिफॉर्म्स टू अ डिग्री कंट्रोल्ड एम्बिवेलेंस टू पीपल टुवर्ड्स ऑर्थोडॉक्स नेम्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। इसके अलावा इंडियंस वर पुट ऑफ बाय द बैड फेथ ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट विच डिसरिगार्डेड हिंदूज एंड मुस्लिम्स कस्टम्स लाइक। इसके अलावा लाइक अपना जैसे जो है सती एवोल्यूशन वगैरह हुआ था उस समय सोशल रिफॉर्म्स में। और इसके अलावा ब्रिटिशर्स के द्वारा मिशनरी एक्टिविटी ना और प्रोसाइलेटिंग एक्टिविटीज़ इन्वोक किए जा रहे थे, जिसकी वजह से रिलीजियस फीलिंग्स हिंदू मुस्लिम की हर्ट हो रही थी। इसके अलावा एक जो है इंट्रोडक्शन किया गया था रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट का 1850 में आया था, जिसने हिंदू कस्टम्स को मॉडिफाई करने का प्रयास किया था। इसके अलावा ग्रीस कार्टिलेज वाला अफेयर था ही। तो ये सब सोशल रिलीजियस कॉजेज थे। फिर पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट की बात करें अगर, तो कंपनी ने बहुत से एनेक्सेशन किए थे अंडर द विलेजली सब्सिडरी अलायंस और डलहौजी का डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स। और जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स थी उसमें उन्होंने कई प्रिंसली स्टेट एब्जॉर्ब किए, लाइक सतारा इन 1848, फिर जयपुर एंड संबलपुर इन 49, भगत इन 1850, उदयपुर इन 52, झांसी इन 53 एंड नागपुर इन 54। और जो एब्जॉर्प्शन ऑफ किंगडम्स एंड देयर स्टेट इनटू ब्रिटिश टेरिटरी थी, ये जो है बहुत इम्प्यूनिटी के साथ किया गया था। और अवध एंड पंजाब में जो एनेक्सेशन हुआ था वो तो जो प्रीवियस ट्रीटी राइट्स थे उसको ना डिफेंस करके किया गया था, उसको स्नैच कर लिया गया था टेरिटरीज को। इसके अलावा जो है निजाम मुगल एम्परर ना, दे वर आल्सो रिड्यूस टू द हेल्पलेस स्टेट, उसकी वजह से भी काफ़ी रिसेंटमेंट था। तो दीज आर दी मल्टीपल कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब क्या कोर्स रहा रिवॉल्ट का, तो 2 फरवरी 1857 में एक 19th बंगाल इन्फेंट्री थी बहरामपुर में, उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि नई जो राइफ़ल है वो हम यूज़ नहीं करेंगे। और इस वजह से इसको मार्च 1850 नेक्स्ट मंथ 1857 में ये इन्फेंट्री कोर्स को डिसबैंडन कर दिया गया था। बाद में 29 मार्च 1857 को एक बैरकपुर जो है नियर कोलकाता, वहाँ के सिपाही की एक 34th नेटिव इन्फेंट्री थी, उसने भी रिफ्यूज़ कर दिया कार्टरेज को यूज़ करने से। इसके अलावा जो एक सिपाही था मंगल पांडे, वो एक कदम और आगे गए और एक यूरोपियन ऑफिसर्स था उसको जो है मार दिया गोली, एंड ही वॉज ओवर पावर्ड एंड हैंग्ड ना, मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। और उसके बाद जो है रियल आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्ट हुआ था, ये जो म्यूटनी ऑफ सोल्जर्स ऑफ मेरठ, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। तो 23 अप्रैल 1857 को सोल्जर रिफ्यूज टू यूज ग्रीस्ड कार्टिलेज ना, जो मेरठ के थे, एंड दे वर ट्राइड बाय द कोर्ट मार्शल्स एंड सेंटेंस टू 10 years ऑफ हार्ड लेबर इम्प्रिजनमेंट ऑन 19th May। जो इंटायर गैरिसन ऑफ म्यूटिनियंस थी, दे वर स्ट्रिप्ड आउट ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स ना एंड मार्च टू द जेल, काफ़ी ह्यूमिलिएशन किया गया। और 10 मई 1857 को जो सिपाहीज थे वो म्यूटनी कर दिए एंड दे रिलीज देयर फेलो सिपाहीज फ्रॉम द जेल। और 11 मई को नेक्स्ट डे रीच दिल्ली वेयर दे प्रोक्लेम्ड बहादुर शाह जफर एज द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान, एंड यूरोपियंस इन द दिल्ली वर मैसेकर्ड बाय द नाइटफॉल। एंड वेरी सुन दिस म्यूटनी जो है रिबिलियंस था, ये स्प्रेड हुआ अम्बाला, लखनऊ, कानपुर, झांसी, इलाहाबाद और बरेली में। इसके अलावा जो 1857 में पर्सनल जो है जो पर्सनालिटीज़ थी, इंडिविजुअल पर्सनालिटी, वो कौन कौन सी थी, तो दिल्ली में जो नॉमिनल और सिंबॉलिक लीडरशिप था ये बहादुर शाह जफर जो है उनके नाम पे हो रहा था, लेकिन जो रियल कमांड थी ये उनके जनरल थे बख्त खान, वो संभाल रहे थे। कानपुर में जो नाना साहेब थे और जो कि अडॉप्टेड सन ऑफ लास्ट पेशवा बाजीराव II थे, एंड जो है उनको जो है पेशवाशिप ना नहीं दी गई थी और उसकी वजह से ये कानपुर में रह रहे थे और ये इन्होंने वहाँ लीड किया। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, जो है जो उनका माइनर सन थे बिजरिस कादिर, उनको नवाब प्रोक्लेम की हुई थी और उनके नाम पे अपना एडमिनिस्ट्रेशन संभालती थी विद दी हेल्प ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम ऑफिसर्स। ये लखनऊ में रिवॉल्ट लीड कर रही थी। बरेली में खान बहादुर खान ने एक फॉर्मल रूलर ऑफ रुहेलखंड थे, ये लीड कर रहे थे। बिहार में
एक कुंवर सिंह थे जो जमींदार थे ऑफ जगदीशपुर। ये जो है बहुत एल्डरली थे, 70s में अपने के थे। एंड ना इनका ग्रज था ब्रिटिशर्स के, बिकॉज इनकी लैंड कन्फिस्केट हो गई थी, तो ये बिहार में रिवॉल्ट लीड कर रहे थे। फैजाबाद में जो रिवॉल्ट था ये इट वॉज लेड बाई मौलवी अहमदुल्ला ना, बिकॉज इसका इनका भी जो रेंट फ्री स्टेट जो है ये स्नैच कर लिया गया था। और द वेरी फेमस झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई थी, उनकी जो झांसी को एनेक्स कर लिया था डलहौजी ने बाय डॉक्टर ऑफ लैब्स। एंड इन्होंने साथ में इनके एक तात्या तोपे थे, वॉज द क्लोज एसोसिएट ऑफ नाना साहेब। इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे लीड किया था बैटल। और जो उनका ओरिजिनल नेम जो है मणिकर्णिका था, जो कि एक मराठी फैमिली ऑफ बनारस से बिलोंग करती थी। उनकी शादी वहाँ पे हुई थी झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जी की। तो ये तो कोर्स हो गया। सप्रेशन कैसे किया गया रिवॉल्ट का, तो जो रानी लक्ष्मीबाई थी और कुंवर सिंह थे, दे स्केप दी जो है वेंगेनेंस ऑफ ब्रिटिशर्स एंड बोथ डाइड इन द कॉम्बैट बैटलफील्ड। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, जो ब्रिटिश जनरल हुस रॉस थे ना, उन्होंने उनको ट्रिब्यूट पे किया और बोला था कि शी वॉज द ओनली मैन अमंग द म्यूटिनियर्स। इसके अलावा बहादुर शाह जफर थे, उनको कोर्ट ट्रायल किया गया, उनको फॉर लाइफ रंगून में एक्साइल कर दिया गया, वेर ही डाइड इन 1862। बेगम हजरत महल और नाना साहिब जो थे ये लोग नेपाल फ्री कर गए। तात्या टोपे वॉज हैंग्ड। मौलवी अहमदुल्ला वॉज किल्ड इन बाई अ प्रो ब्रिटिश राजा इन शाहजहांपुर इन जून 1858। और इसी के साथ 1850 ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड हुआ। रीज़न क्या था फेलियर ऑफ रिवॉल्ट का, तो ना इट डिड नॉट एम्ब्रेस दी इंटायर कंट्री ना, मोस्टली जो है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कंट्री में ही था ये। लैक ऑफ सपोर्ट था फ्रॉम वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, पर्टिकुलरली फ्रॉम रूरल, रिच मर्चेंट्स, जमींदार, एजुकेटेड इंटेलिजेंसिया, ये सब लोग रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किए थे। पुअर ऑर्गेनाइजेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था अमंग दी रिबल्स, लैक ऑफ यूनिफाइड आइडियोलॉजी इन प्रोग्राम था। रिवोल्ट जो था इंटायरली पैरोकियल इन नेचर में था, हर कोई अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए लड़ रहा था, कोई कॉमन कॉज नहीं था। क्लियर एब्सेंस ऑफ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म था, और नीदर दी सिपॉय नॉर देयर लीडर्स वर सुपीरियर ओवर द ब्रिटिश आर्मी ना। उनके जो मेथड ऑफ थे फाइटिंग वो भी प्रिमिटिव थे एज पर इन कंपेरिजन टू ब्रिटिश आर्मी। और इसके अलावा ब्रिटिशर्स जो है यूनिफाइड कमांड के अंडर में काम कर रहे थे ना, कमांडर इन चीफ होता था जो कि रेगुलरली आपस में टच में रहते थे। और इसके अलावा जो उनका कम्युनिकेशन नेटवर्क भी बन गया था थ्रू टेलीग्राफ आ गया था उस समय, तो टेलीग्राफ से सारी चीज़ें पहले से बता दिए देते थे। And though the revolt failed and very soon suppressed, but it did a great help to the Indians by implanting the seed of nationalism ना, seed of nationalism implant हो चुका था। इसके अलावा पोस्ट 1857 न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स थे, दे वर प्रिंटेड फ्रॉम रीचिंग दी सोल्जर्स ऑफ द इंडियन आर्मी बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कप दी दिस नेशनलिस्टिक स्पिरिट अमंग देम। इसके अलावा एक पील कमीशन इस्टेब्लिश किया गया था रिवॉल्ट के बाद विद द पर्पस टू लुक इनटू द मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। और इसके बाद एक वाइट म्यूटनी भी हुई थी, इसको ये तो अपना सिपाही म्यूटनी बोला जाता है, इसको एक वाइट म्यूटनी हुई थी बाई यूरोपियन ट्रूप्स 1859 में। ये भी लॉर्ड कैनिंग के समय ही हुई थी। और जैसे हमने बताया कि जो 1857 था उसने जो सीड ऑफ नेशनलिज्म इसको इम्प्लांट कर दिया था। तो अभी हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक वही है कि व्हाट आर द फैक्टर्स फेवरिंग द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, और ये देख लेते हैं। तो एक तो पहला तो कोलिजन ऑफ इंटरेस्ट हुआ। तो मेनी क्लासेस ऑफ इंडियन सोसाइटी जो है लाइक इंटेलिजेंसिया, कैपिटलिस्ट, फार्मर्स, आर्टिसंस, लेबरर्स एक्सेट्रा, दे कंसीडर्ड द प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिशर्स डिट्रीमेंटल टू देयर ग्रोथ ना, तो उसकी वजह से सबका इंटरेस्ट कोलाइड हुआ। इसके अलावा पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया हुआ टू सर्व देयर इंपीरियल इंटरेस्ट। ब्रिटिशर्स यूनिफाइड इंडिया ना पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड इकोनॉमिकली, एंड दिस लेड टू द यूनिफिकेशन ऑफ ग्रीवांसेस ऑल्सो ना। उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेटिवली और पॉलिटिकली इकोनॉमिकली यूनाइफाइड किया, लेकिन लोग भी जुड़े, तो यूनिफिकेशन ऑफ ग्रीवांस हुआ इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, और पीपल स्टार्टेड टू आइडेंटिफाई ब्रिटिशर्स एज देयर कॉमन एनिमी। फिर डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हुआ बाई 1900 तक ना 25,000 माइल्स ऑफ रेलवे लाइन ये बिछा दी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। और एक ब्रिटिश अफसर थे एडविन अर्नोल्ड ना, उन्होंने पहले से ही भविष्यवाणी की थी 1865 में दैट रेलवे में डू फॉर इंडिया व्हाट डायनेस्टीज हैव नेवर डन एंड व्हाट जीनियस ऑफ अकबर द मैग्निफिसेंट कुड नॉट अफेक्ट बाय द गवर्नमेंट नॉर द क्रूएल्टी ऑफ टीपू सुल्तान। क्या किया रेलवे में? रेलवे हैड मेड इंडिया नेशन, ये उन्होंने बोला था, एडवर्ड अर्नोल्ड के शब्द हैं ये। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ पोस्टल एंड इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राम सिस्टम कर दिया गया था, जिससे नेशनल लिटरेचर सर्कुलेट वगैरह हुआ वाइडली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्रीज।
इसके अलावा एजुकेशन, तो जो इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश एजुकेशन जो है इम्पार्ट किया गया सिस्टम में, विच प्रोवाइडेड द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड आइडियाज़ ऑफ जॉन बेंथन और हॉब्स एंड लॉक ना, वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, जेएस मिल, स्पेंसर, ये सब फिलोसफर्स थे। इनके जो है आइडियाज़ जो है लोगों तक पहुँचे। इसके अलावा दीज आइडियाज़ इंस्पायर्ड द न्यूली एजुकेटेड क्लास ऑफ द इंडियन इंटेलिजेंसिया विद दी ना कॉन्सेप्ट्स ऑफ इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, नेशन ना, सेल्फ गवर्नेंस, ये सब कॉन्सेप्ट पता चला लोगों को। रोल ऑफ प्रेस एंड वर्नाकुलर लिटरेचर रहा, तो सिंस द फर्स्ट प्रिंसली प्रिंटिंग प्रेस वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई जेम्स अगस्टस सिक्की और 1850 में बाई 1850 एंड it happened the huge growth in the vernacular language in India. और some of the most important ones was as follows, like वर्नाकुलर प्रेस हुआ, इंडियन मिरर, बंगाली केसरी, महाराष्ट्र, आनंद बाजार पत्रिका, हिंदू प्रकाश, द हिंदू, ये जो न्यूज़पेपर थे, दे एक्सपोज द एक्सेसेस ऑफ द ब्रिटिश नेशन इन इंडिया, तो लोगों को जो अवेयरनेस हुआ। इमरजेंस ऑफ न्यू मिडिल क्लास हुआ, तो जो न्यू मिडिल क्लास हो रहा था ये वेरियस बैकग्राउंड, रिलीजन और रीजन से बिलोंग कर रहा था, और दे स्टार्टेड टू क्वेश्चन द इंटेंट एंड पर्पस ऑफ ब्रिटिश प्रेजेंस इन इंडिया, और इसकी वजह से द एम्फोसिस ऑन दी जो इंट्रोस्पेक्शन, और उसकी वजह से एक ऑल इंडिया आइडेंटिटी जो है ये इमर्ज हुई। फिर इम्पैक्ट ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी अब्रॉड, तो नंबर ऑफ जो है नेशन केप अंडर दी जो है केम टू द पिक्चर, जो साउथ अमेरिका के नेशंस वगैरह थे ना, ये सब अपना स्पेनिश और पुर्तगीज एम्पायर से फ्री हुए ना, जिसने इंडियंस को भी इंस्पायर किया टू रेजिस्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। इसके अलावा रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज पास्ट एंड कल्चरल नेशनलिज्म ये आया, तो जो सेल्फ रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस आया बाई रिसर्च एंड जो है जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी वगैरह बन गया था, तो विजडम ऑफ उपनिषद, गीता, ये सब करते थे। इसके अलावा जो है 1911 में अब डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हुई, जो बताया गया उस समय की सबसे एडवांस सिविलाइजेशन थी, तो उसकी वजह से एक सेंस ऑफ प्राइड आया, और इस जो है न्यू स्पिरिट ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म जागा इंडियंस में। इसके अलावा पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, तो जो है ब्रिटिश जो है एक रेशियल मिथ ऑफ वाइट सुप्रीमेसी में जीते थे, और उसके वजह से एक डिलिबरेट पॉलिसी ऑफ ना जो है स्टैंपिंग आउट इंडियंस फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये फॉलो होती थी। फॉर एग्जांपल मैक्सिमम एज ऑफ इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम्स थी, ये रिड्यूस कर दी गई थी टू 19 फ्रॉम 21, और उसकी वजह से वो केवल खुद ना वाइट जो थे यूरोपियंस थे उन्हीं को लेना चाहते थे एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन से निगेटिव सेंटिमेंट हुआ। इसके अलावा इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी ने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया। 1893 में लॉर्ड रिपन ने अटेम्प्ट किया था टू पास इल्बर्ट बिल ना विच सॉट एबॉलिश जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन द रेशियल डिस्टिंक्शन, एंड ही ट्राइड to give Indian members of judiciary at the same power and right as enjoyed by European counterparts ना, लेकिन ये इल्बर्ट बिल को स्टिफ अपोजिशन फेस करना पड़ा, एंड जो है ये इसको मॉडिफाई कर दिया गया बिल को, एंड बाय दिस इट वाज क्लियर टू द नेशनलिस्ट लीडर्स ना दैट जस्टिस एंड फेयर प्ले कुड नॉट बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। इसके अलावा इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कोलोनियलिज्म ना, दैट इज ब्रिटिश रूल, ये हुआ था। एक ड्रेन थ्योरी दी थी अपने दादा भाई नेहरू जी ने, तो इसके अलावा दादा भाई नेहरू जी के अलावा ड्रेन थ्योरी के अदर लीडर्स थे लाइक महादेव गोविंद रानडे, जीवी जोशी, आरसी दत्ता, और जी सुब्रमण्यम अय्यर, पीसी रॉय, गोपाल कृष्ण गोखले, दिनशावाशा, तो ये सब ने एनालाइज किया एवरी एस्पेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एंड जो है दीज लीडर्स raised the basic question regarding the nature and purpose of British rule, and eventually they were able to trace the colonialization of Indian economy, and these leaders explained the colonial structure in all the three aspects of the economy, that is trade, industry and finance. इसके अलावा जो ट्रेड था, there was a one way free trade of for Britishers, and while Indian producers which can still compete with the जो है प्रोडक्ट्स दे वर टैक्स विथ हैवी ड्यूटीज़ ना, उसकी वजह से उनके जो प्रोडक्ट थे अनकम्पिटिटिव हो जाते थे, एंड दिस लेड टू रूरलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड डिक्लाइन ऑफ द सिटीज़, क्योंकि ट्रेड डिक्लाइन हुआ। फिर इंडस्ट्री जो है, जो इंडिया को प्लेस ऑफ रॉ मटेरियल सप्लाई बना दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा ना, प्रमोशन ऑफ कैश क्रॉप्स किया गया, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कर दिया गया। और फाइनेंसेस की बात करें तो जो है
जो डेवलपमेंट ऑफ रेलवे था इट लेड टू हैवी फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट विच वाज क्रिएटेड अ वेस्टर्न इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ रेलवे वेस्टर्न इंटरेस्ट था। और लेकिन जो इन्वेस्टर्स थे दे डिमांडेड सिक्योरिटी फॉर इन्वेस्टिंग विच इज़ रदर ना प्रोपोगेटेड इन दी टू फॉरेन रूल। जो रेलवे वगैरह की जो डेवलपमेंट था ना काफ़ी ये ओवर प्राइस्ड डेवलपमेंट हुआ था। इसके अलावा जो ड्रेन थ्योरी दी थी दादा भाई नौरोजी ने 1857 एंड 1867। तो दादा भाई नौरोजी ने एक ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का भी इस्टेब्लिशमेंट किया था 1864 में एट लंदन। एंड ये 3 टाइम्स ना इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। इन्होंने एक अपना आर्टिकल लिखा था ब्रिटिश जो है उन्होंने बोला था ना ब्रिटिश इज ड्रेनिंग एंड ब्लीडिंग इंडिया ना। एंड इन द वर्ड्स ऑफ जॉन सिविलियन द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑफ मद्रास, तो उसमें बोला था कि आवर सिस्टम वेरी मच एक्ट्स लाइक अ स्पंज ड्रॉइंग ऑल दी गुड थिंग्स फ्रॉम द बैंक ऑफ गंगीज टू एंड स्क्वीजिंग इट डाउन टू द बैंक ऑफ थेम्स। और जो अर्ली नेशनलिस्ट थे इन्होंने डिक्लेयर किया था दैट ड्रेन वॉज द मेन कॉज ऑफ इंडियाज पॉवर्टी एंड फंडामेंटल इविल ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एंड ड्रेन थ्योरी को उनकी एक बुक थी अपना दादा भाई नौरोजी की पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें उन्होंने पब्लिश किया था। कंपोनेंट क्या क्या थे, ड्रेन कैसे थे, तो जो है 3 मेन कंपोनेंट्स थे। एक तो रिमिटेंसेस थे ना, लाइक अकॉर्डिंग टू दादा भाई नौरोजी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ड्रेन जो था ये रिमिटेंसेस टू ब्रिटेन था, जिसमें इनकम सैलरी एंड सेविंग ऑफ ब्रिटिश एम्प्लॉयज इन इंडिया ये इंक्लूडेड था। इसके अलावा होम चार्जेस थे। होम चार्जेस में जो होम चार्जेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी जो कि ब्रिटिश में थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच इज़ बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट इन ब्रिटेन ना। एंड और इसके जो चार्जेस लगते थे एंड ऑल्सो इंक्लूड दी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन द इंडियन पब्लिक डेट एंड पेंशन एंड अलाउंसेस ऑफ यूरोपियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, तो ये सारे आते थे ड्रेन कर रहे थे। इसके अलावा एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट ओवर इम्पोर्ट, तो ये एक था कि एक्सेस था एक्सपोर्ट का ओवर द इम्पोर्ट for which India got no economic or material return, and as per the nationalist calculation जो ड्रेन था वो टोटल अमाउंटेड हाफ ऑफ द टोटल रेवेन्यू, मोर देन इंटायर लैंड रेवेन्यू एंड मोर देन 1/3 ऑफ द इंडियाज टोटल सेविंग, इतना ड्रेन हुआ था। एंड द ड्रेन थ्योरी पोसेस द ग्रेट पॉलिटिकल मेरिट ना, बिकॉज जो है नो आइडिया कैन अराउज पीपल मोर देन द थॉट दैट दे वर बीइंग टैक्स, सो द पीपल इन द फार लैंड लिव इन कंफर्ट ना। तो ये हम चला टैक्स दे रहे हैं और जो लोग बाहर रह रहे हैं वो एकदम मज़े में जी रहे हैं, इससे लोगों को बहुत ज़्यादा इंसाइटमेंट हुआ। इसके अलावा एक तो मेमोरी ऑफ ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 था ना, लाइक रूथलेस सप्रेशन ऑफ जो किया गया इतने लोगों को मार दिया गया, उसकी भी मेमोरी थी। इसके अलावा प्रेस ने भी रोल प्ले किया था। जो न्यूज़पेपर जो थे 19th सेंचुरी के थे दे वर नॉट बिजनेस इंटरप्राइजेज ना, लाइक आजकल जो बिजनेस है इस तरह का पेपर नहीं था, एंड मेनली पब्लिश्ड एज एन नेशनल और पब्लिक सर्विस की तरह प्रेस का यूज़ किया जाता था। इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रेस था और रीचिंग इन द रिमोट विलेजेस एज वेल। इसके अलावा इसी दौरान एक 1877 में दिल्ली दरबार लगा था एंड क्रिएशन ऑफ प्रीवी काउंसिल्स में बात की गई थी। एंड जो अर्ली नेशनलिस्ट थे जिनको मॉडरेट्स भी बोलते थे, अर्ली नेशनलिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी, तो उनके क्या एजेंडा रहते थे, तो दे वांटेड टू एबॉलिश द सॉल्ट लॉ, they supported the import duties on items used by the rich and middle class and believed in the railway had ushered in a commercial revolution and इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन करा सकता है रेलवे। एंड दे अपोज द पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड ना, एज इट वाज अ मेजर जो है ऑब्स्टेकल फॉर रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो ये इनकी मांगे थी। तो अब धीरे धीरे इसी तरह के लीडर्स बने और अर्ली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बने ना, प्री जो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो जो प्री कांग्रेस एसोसिएशन थे तो उनके मोटे मोटे क्या डिमांड्स रहते थे, तो एक तो इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन कॉटन, इसको वो करना, इंडियनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट सर्विसेज एंड एबोलिशन ऑफ आर्म्स एक्ट, ये इनके 3 जो है कॉमन रहते थे, बाकी तो थोड़ा बहुत चेंज रहते था। एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले अपना लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में ये बनी थी। फाउंडर थे अपना जो है द्वारकानाथ टैगोर और राधाकांत देव। जो ऑब्जेक्टिव था टू प्रोटेक्ट एंड सेफ गार्ड द राइट ऑफ जमींदार्स के लिए था ये। फिर ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ऑफ बंगाल ये बना 1843 में। जॉर्ज थॉमसन इसके फाउंडर थे। ऑब्जेक्टिव था टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कॉमन पब्लिक, ये जमींदार के लिए थे, कॉमन पब्लिक के लिए था। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बना बाई राधाकांत देव ओनली ना, और
ये इसका ऑब्जेक्टिव था दोनों का मिक्स ना, टू सेफ गार्ड इंटरेस्ट ऑफ बोथ जमींदार एंड कॉमन पब्लिक। एंड जो अबव दो लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ऑफ बंगाल थी, इसको मर्ज कर दिया गया था ना, दोनों मिला के ही ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बना 1851 में। फिर बॉम्बे एसोसिएशन है 1852 का, तो इसके दादा भाई नौरोजी ने फाउंडेशन किया था और डिमांड थी फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडियंस। फिर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बना 1866 में, ये लंदन में क्रिएट हुआ था बाय दादा भाई नौरोजी, और कंट्रीब्यूशन था इसका टू कैलकुलेट द ड्रेन ऑफ वेल्थ, वो जो उस समय हुआ था। फिर जो है अपना पूना सार्वजनिक सभा था 1867 में, विच डिमांडेड दी इंडियाज डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और एक इंडिया लीग भी बना था 1875 में। फिर इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता बना 1876 में, जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस थे, इन्होंने मिलकर बनाया था। इसका ऑब्जेक्टिव था टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट दी रिएक्शनरी मेजर्स टेकन बाय वायसराय लिटन का ये वो उसके लिए बना था। फिर मद्रास महाजन सभा 1886 में, इसका फाउंडेशन हुआ बाय जी सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चारू और वी राघव चरियार, ये लोग मिलकर बनाए थे। उनका डिमांड था टू गिव मोर पॉलिटिकल एंड लेजिस्लेटिव राइट्स फॉर इंडिया। और फिर 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बना था बाई के.टी. तेलंग, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी फर्स्ट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस भी रहे बाद में। इसका ऑब्जेक्टिव था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का डिमांड ऑफ मोर पॉलिटिकल राइट्स फॉर इंडिया। तो ये सब कुछ अर्ली ऑर्गेनाइजेशंस थे ना बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी। अब देखते हैं ना फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, दैट इज अपना इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जितने भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन थे ना एंड जो उनके रीजनल लीडर्स थे, उन्होंने रियलाइज़ किया कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म चाहिए पैन इंडिया लेवल का टू प्रमोट दी पॉलिटिकल अवेयरनेस। उसके लिए 1883 में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हुई ऑफ ऑल दी लीडर्स। उन्होंने प्रपोज किया एक ऑर्गेनाइजेशन इस टाइप का बनाया जाए, और ये जो 1883 की कॉन्फ्रेंस थी, ये इसको ऑर्गेनाइज किया था सूर्यनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। 1884 में एक साल बाद इंडियन नेशनल यूनियन ये क्रिएट किया गया, विच इज़ कंसिडर्ड एज द प्रिकर्सर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आईएनसी। और फाइनली जो है आईएनसी 1885 में बनाई थी विद द एफर्ट ऑफ एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे ए.ओ. ह्यूम ना, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इन्होंने बनाया था, लेकिन इन्होंने कभी प्रेसाइड नहीं किया था इसकी कॉन्फ्रेंस को। फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी कांग्रेस की, ये गोकुलदास तेजपाल कॉलेज ऑफ बॉम्बे है, वहाँ पे हुआ था, और जो है इसको प्रेसाइड किया था वो उमेश चंद्र बनर्जी ने। सेकंड सेशन कलकत्ता में हुआ था, जिसको दादा भाई नौरोजी ने प्रेसाइड किया था। काफ़ी मिथ्स एसोसिएटेड हैं विद क्रिएशन ऑफ आईएनसी। लाइक दो थ्योरी बोली जाती है, एक थ्योरी ऑफ सेफ्टी वॉल और एक नेशनलिस्टिक व्यू थ्योरी है। तो सेफ्टी वॉल थ्योरी के हिसाब से तो ये एज पर दी इंपीरियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू ना, ए.ओ. ह्यूम वाज ना सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईएनसी, लोग ये बोलते हैं। एंड ये बताते हैं कि इट प्रोवाइड अ सेफ्टी आउटलेट टू वेंटिलेट द ग्रीवांसेस ऑफ राइजिंग मिडिल क्लास एंड ऑल्सो ना प्रिवेंट एनी सच मेजर रिवॉल्ट इन अपराइजिंग लाइक 1857 या इस तरह की चीज़ दोबारा ना हो। जो नेशनलिस्टिक व्यू है तो वो हाउर बोलता है कि ये इसको रिजेक्ट करता है इनके थ्योरी सेफ्टी वॉल थ्योरी को, और बोलता है कि ना देयर वाज नो सिंगल इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर आईएनसी ना, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ अर्ली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स, उन सबके कलेक्टिव एफर्ट से बना था। और ऑल थिंग कंसिडर्ड इट कैन बी सेड दैट ए.ओ. ह्यूम वाज यूजिंग आईएनसी एज अ सेफ्टी वॉल, whereas अर्ली जो नेशनलिस्टिक लीडर्स थे दे वर यूजिंग आईएनसी एज अ लाइटनिंग कंडक्टर ना, इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑफिशियल सस्पिशन रिगार्डिंग देयर इंटेंशन। तो हर कोई एक दूसरे को ना यूज़ करने का वैसे कोशिश कर रहा था। तो सेफ्टी वॉल थ्योरी है वॉज यूज्ड बाई लाला लाजपत राय टू क्रिटिसाइज द मॉडरेट्स, एंड ही आर्ग्यूड दैट कांग्रेस वाज फाउंडेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेविंग ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया ना, कोई ऐसा इंडिया इंडिपेंडेंस के लिए नहीं बना था। तो ये जो है हो गया रिगार्डिंग द क्रिएशन ऑफ आईएनसी। और क्रिएशन ऑफ आईएनसी के साथ जो एक फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ये स्टार्ट हुआ। तो जो इन द बिगिनिंग जो है आईएनसी जो था जो लीडर्स थे उन्होंने डिमांड किया था टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इंडियंस इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ग्रांट इंडियंस मोर पॉलिटिकल राइट्स, और रिफॉर्म करना इन इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन सो एज इंडियंस आर नॉट इन डिसएडवांटेजियस पोजीशन एज कंपेयर्ड टू यूरोपियंस। इसके अलावा राइट टू बियर आर्म्स, ये सारी चीज़ें महंगी थी ताकि अपने आप को ना सेल्फ प्रोटेक्ट कर सकें लोग। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो है फर्स्ट फेज का है, ये क्रिएटिंग अ पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग मासेस एंड इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनाइजेशन, ये दोनों उन्होंने किया फर्स्ट फेज में।
और जो इनके मेथड थे उसमें प्रेयर्स, पिटिशन, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन ये सब हुआ करते थे। एंड दे डिड नॉट प्रीफर एनी मास मूवमेंट ना, बिकॉज दे डिड नॉट हैव फेथ इन द कैपेसिटी ऑफ मासेस एट दैट टाइम। और जो है इस दौरान काफ़ी यूरोपियंस भी थे जो उन्होंने प्रिसाइड किया आईएनसी की जो कॉन्फ्रेंस होती थी। तो एक ना कौन कौन से यूरोपियंस थे जो प्रेसिडेंट बने कांग्रेस के, आईएनसी के? तो जॉर्ज यूले थे इन 1880, और विलियम वाडरबर्न थे इन 1889 एंड 1890। फिर अल्फ्रेड वेब थे इन 1894, हेनरी कॉटन थे 1904 और एनी बेसन थी 1917 में ना। ये यूरोपियंस थे जो प्रेसिडेंट बने आईएनसी के। फिर एक ब्रिटिश कमेटी ऑफ आईएनसी है 1889 में टू कैरी आउट एक्टिव प्रोपेगेंडा इन ब्रिटेन टू एजुकेट ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन, ये भी फॉर्म हुआ था फर्स्ट फेज में ही। 1905 के बाद फिर सेकंड फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट ये स्टार्ट होता है। तो 1905 में जो है ब्रिटिश अथॉरिटी ने डिसाइड किया वही अपना डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेलते हुए, तो बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड किया, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। जो ईस्ट बंगाल था ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था, इंक्लूडिंग दी एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे आसाम एंड बांग्लादेश। वेस्ट बंगाल जो था ये हिंदू मेजॉरिटी एरिया था, इंक्लूडिंग दी प्रेजेंट डे एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार। एंड विद द अनाउंसमेंट ऑफ दिस बंगाल पार्टीशन जो 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था, जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल था, इट मूव्ड इनटू द सेकंड फेज। और जो जो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे कांग्रेस के वर व्यू दैट मेथड ऑफ प्रेयर, पिटिशन और जो कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन है इट मस्ट बी बैक्ड बाय प्रेशर ना, बाय पैसिव रेजिस्टेंस ऑल्सो। और जो ग्रेटेस्ट रिप्रेजेंटेटर थे ऑफ दिस न्यू आइडिया ये बाल गंगाधर तिलक जी थे, और इन्होंने अपने ये जो आइडियाज़ थे इसको प्रीच किया थ्रू हिज मैगजीन केसरी एंड महारट्टा। केसरी मराठी में थी, महारट्टा इंग्लिश में थी। एंड इन्होंने अपना स्टार्ट जो है ऑल्सो स्टार्ट किया इस अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए और प्लस मासेस को गैदर करने के लिए गणपति फेस्टिवल इन 1893 एंड शिवाजी फेस्टिवल इन 1895। इसके अलावा ही गेव प्रोएक्टिव स्पीचेस अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एंड ही वॉज सपोर्टेड बाई अदर नेशनलिस्ट लीडर्स लाइक ना बाल गंगाधर, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय ना। ये तीन लोग को मिला के अपना लाल बाल पाल बोला जाता है, लाल बाल पाल ट्रिनिटी। जो दीज लीडर्स केम टू बी नोन एज एक्सट्रीमिस्ट लीडर ऑफ आईएनसी। ये सारे जो है तिलक जी और ये तीन लोग को मिला के चार जो है मेन एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे आईएनसी के उस समय के। और इन दिस कंटेक्स्ट ना मीनवाइल एक बनारस सेशन हुआ आईएनसी का, और बनारस सेशन 1905 में हुआ था अंडर दी गोपाल कृष्ण गोखले। एंड गोपाल कृष्ण गोखले जी ने भी अपना इनको भी नाइटहुड प्रोवाइड किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, उन्होंने अपना रिजेक्ट कर दिया था नाइटहुड। एंड ही सैंक्शनड द बिगिनिंग ऑफ स्वदेशी मूवमेंट एंड बाइकॉट ऑफ मैनचेस्टर क्लॉथ एंड लिवरपूल सॉल्ट्स ना इन दिस बनारस सेशन। और इसी के साथ जो है अपना स्वदेशी मूवमेंट जो है ये स्टार्ट हुआ। तो जो स्वदेशी मूवमेंट था 1906 से 1908 तक चला था, जो इसमें स्वदेशी एंड बाइकॉट जो है वर इंटरलिंक्ड एंड वाज बेस्ड ऑन दी सेल्फ रिलायंस, दैट इज आत्मशक्ति। And one of the objective was that INC could get liberal funds from emerging Indian manufacturing classes also. Major contribution था इसका। तो एक तो आफ्टर द पार्टीशन ऑफ जो है बंगाल, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने आमार सोनार बांग्ला जो है ये यूज़ किया था एंड काफ़ी फेमस हुआ, और नेशनल एंथम भी है बांग्लादेश का ये आमार सोनार बांग्ला। महाराष्ट्र में एक सखाराम गणेश देवस्कर करके एक थे राइटर, उन्होंने पॉपुलराइज किया दी आइडियाज ऑफ दादाभाई नौरोजी, राणा डे एंड प्रमोटेड स्वदेशी। 1904 में उन्होंने एक अपना टेक्स्ट लिखा था देशार कथा, जो कि काफ़ी पॉपुलर हुआ था। कॉलोनियल जो स्टेट ऑफ नोटिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ माइंड उसके अगेंस्ट इन्होंने लिखा था। एंड आफ्टर द लॉन्च ऑफ स्वदेशी दिस आर्टिकल बिकम वेरी पॉपुलर स्पेशली इन महाराष्ट्र, और इतना पॉपुलर हो गया था कि 1910 में गवर्नमेंट को बैन करना पड़ा था ये देशार कथा को। इसके अलावा जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम कंपोज किया, जो ना सॉन्ग ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट बना बाद में। अवनींद्रनाथ टैगोर ने जो है ये एक पेंटर थे, यूरोपियन ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग से हट के इंडियन थीम्स पे ये पेंटिंग करने लगे, और पोर्ट्रेट ऑफ ना भारत माता इन्होंने बनाया टू इनसाइड द फीलिंग्स ऑफ ना पेट्रियोटिज्म इन इंडिया अमंग कॉमन मासेस। 1907 में जो है इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट ये क्रिएट किया गया टू प्रमोट इंडियन आर्ट, और एक नंदलाल बोस थे जो फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ स्कॉलरशिप ऑफ दिस सोसाइटी थे, और ना लेटर ही बिकेम द चीफ पेंटर ऑफ आईएनसी, उससे भी
अपना पेट्रियोटिज्म वगैरह थीम्स ये सब बढ़ी। और वीओ चिदम्बरम पिल्लई इन्होंने स्वदेशी स्टील नेविगेशन कंपनी इसका फाउंडेशन किया। आचार्य पीसी रॉय ने बंगाल केमिकल फैक्ट्री फाउंडेशन किया टू प्रमोट इंडिजिनस जो है प्रोडक्शन। और इसके अलावा इस समय मॉडरेट्स की क्या डिमांड थी, तो एक्सटेंशन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट एंड टू रेतवारी एरियाज ना, क्योंकि ना परमानेंट सेटलमेंट में रेट फिक्स रहती है। इसके अलावा मिलिट्री एक्सपेंडिचर शुड बी इवनली शेयर बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ना, ये नहीं केवल इंडियन से ही ले रहे हैं, ब्रिटिशर्स भी शेयर करें मिलिट्री एक्सपेंडिचर। तो मॉडरेट्स की तो ये डिमांड थी, बाकी एक्सट्रीमिस्ट की तो सारी ना बाइकआउट वगैरह सारे थे डिमांड। लिमिटेशन क्या रहा स्वदेशी मूवमेंट का, तो इट कुड नॉट गार्नर द सपोर्ट ऑफ मुस्लिम मासेस इन बंगाल। दो रीज़न थे इसके, एक पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल फॉलोड बाय इंडिया जो ब्रिटिश अथॉरिटी फॉलो करती थी, दूसरा जो है रिएक्शनरी लीडरशिप अमंग दी मुस्लिम मासेस ये स्टार्ट होने लगी थी। फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम लीग बन गई थी 1906 में एंड ये क्रिएट की गई थी टू सपोर्ट विद द सपोर्ट ऑफ लॉसराय मिंटो ना, अपना डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत सपोर्ट किया था, तो मुस्लिम लीग बनी थी 1906 में। कौन बनाया था, आगा खां और नवाब सलीमुल्ला ऑफ डेक्का, ये लोग मिलकर बनाए थे। एंड दे मेड देयर एजेंडा वेरी क्लियर एंड their agenda was to establish a political platform in the interest of Muslim masses, and their intention was not to create disharmony in the society, and it also emphasized that Muslim League will be loyal to Britishers authority, ये बता दिया गया था पहले से। और इसकी एक लंदन ब्रांच भी खुली थी 1908 में अंडर द प्रेसिडेंस ऑफ आमिर अली। इसके अलावा एक स्वदेश बंधन समिति भी थी, ये सेटअप किया गया था भाई अश्विनी कुमार दत्ता ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट, एंड इट वाज अ पॉपुलर crop of volunteers in the Bengal, and it settles many disputes through the arbitration committee, and it was able to generate mass following among the Muslim peasants as well. And on the question of boycott जो है ये डिफरेंसेस होने लगे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट लीडर्स में। जो एक्सट्रीमिस्ट थे दे सॉट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिशर्स, जो मॉडरेट्स थे दे वांटेड ब्रिटिश रूल टू कंटिन्यू इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडियंस। एक्सट्रीमिस्ट जो थे दे वांटेड ऑल आउट बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश गुड एंड जो है सर्विसेज, लेकिन मॉडरेट्स थे दे वांटेड टू यूज इट एज अ लिमिटेड वे, और इसकी वजह से कोलिजन होने लगा दोनों फ्रैक्शंस के बीच में। और इसी के बीच दादा भाई नेहरूजी जो थे वो ये नेक्स्ट प्रेसिडेंट बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में 1906 में। और यहाँ पे नेहरूजी डिमांडेड स्वराज दैट इज सेल्फ रूल इन द लाइन ऑफ ब्रिटिश कॉलोनीज ऑफ कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, और इसको एक कॉम्प्रोमाइज रेजोल्यूशन बोला गया जो पास हुआ था 1906 में। एंड ही गेव फॉलोइंग रेजोल्यूशन टू रिकन्सिलिएट मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, लाइक एक डिमांड ऑफ एन्यूलमेंट ऑफ बंगाल पार्टीशन ये हो, बाइकआउट कंटिन्यू रहे, सेल्फ रूल डिमांड करें, स्वदेशी डिमांड करें, एंड नेशनल एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। और इन द नेक्स्ट आईएनसी सेशन, ये तो 1906 वाला तो हो गया, लेकिन नेक्स्ट आईएनसी सेशन में बोथ फ्रैक्शंस वांटेड टू एस्टेब्लिश देयर एजेंडा बाय इलेक्टिंग देयर ओन प्रेसिडेंट, और इसकी वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन स्टार्ट हो गया था, एंजाइटी का माहौल था। नेक्स्ट 1907 में सूरत सेशन हुआ था उसमें, और इसमें मॉडरेट्स जो है एस्टेब्लिश हो गए थे सक्सेसफुली टू इलेक्ट देयर प्रेसिडेंट दैट इज रास बिहारी बोस। और जो मॉडरेट लीडर्स थे इसमें उन्होंने पूरी आईएनसी मशीनरी कैप्चर कर दिया था, और फॉर्मल स्पिट हो गया था आईएनसी का 1907 में, और विच इज पॉपुलरली नोन एज सूरत स्पिट। एंड द सूरत स्पिट वाज ड्यू टू टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ क्वेश्चन ऑफ टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ स्वदेशी बाइकआउट एंड प्रेसिडेंसी ऑफ आईएनसी एंड इंक्लूजन ऑफ मासेस इन द फ्रीडम स्ट्रगल, ये तीन मेन जगह कन्फ्लिक्ट था। इसके बाद स्प्लिट के बाद ब्रिटिशर्स ने कैरेट एंड रिस्ट्रिक्ट पॉलिसी अडॉप्ट की, तो उसमें जो है दे एश्योर्ड मॉडरेट लीडर्स फॉर फ्यूचर रिफॉर्म्स एंड दे अरेस्टेड एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, जिसमें तिलक जो है वॉज डिपोर्टेड टू लंदन, डिपोर्टेड टू जो है मांडले बर्मा जेल। लाला लाजपत राय जो है इम्प्रिजन कर दिया गया था 1 ईयर के लिए उनको, बिपिन चंद्र पाल को 6 मंथ के लिए इम्प्रिजन कर दिया गया था, वीओ चिदम्बरम को पिल्लई को 6 मंथ के लिए, एंड पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट के तहत मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म्स 1909 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म्स देखने से पहले कुछ प्रीवियस एक्ट रहे हैं जो कि 1857 की क्रांति के बाद से लेके मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म्स तक हैं, तो उनको भी देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले तो जो है व्हाट आर दी इम्पॉर्टेंट एक्ट्स आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। फोरमोस्ट इज ब्रिटिश इंडिया एक्ट ऑफ 1858 ऑल्सो नोन एज क्राउन रूल।
तो अगस्त 1858 में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उन्होंने पास किया था एन एक्ट विच पुट एन एंड टू द रूल ऑफ कंपनी, और इसमें द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया वाज ट्रांसफर टू द ब्रिटिश क्राउन। और क्वीन विक्टोरिया ने इसमें इशू किया था एक प्रोक्लेमेशन विच वाज read out by the Lord Canning at the दरबार held at इलाहाबाद, जो 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद दरबार लगा था। उसमें जो प्रोक्लेमेशन जो प्रॉमिस हुआ था टू रिस्पेक्ट द राइट ऑफ इंडियन प्रिंसेस एंड डिस्क्लेम्ड एनी इंटेंशन ऑफ एक्सटेंडिंग दी ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया, उन्होंने क्लियर कर दिया गया था। इसके अलावा जो एंशिएंट राइट्स, यूसेज, कस्टम्स ऑफ द पीपल हैं ना, इसको रिस्पेक्ट किया जाएगा। पॉलिसी ऑफ जस्टिस, बेनेवलेंस एंड रिलीजियस टॉलरेंस ये फॉलो की जाएगी, ये सब उन्होंने बोला। और जितने भी ऑल द क्वालिफाइड टू एंटर जितने भी क्वालिफाइड लोग हैं टू एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इसको ओपन किया जाएगा इरेस्पेक्टिव ऑफ रेस एंड क्रीड। क्या क्या फीचर्स थे इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के? तो चेंज द डिजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू वायसरॉय ऑफ इंडिया, है ना, जो कि ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव था ना। गवर्नर जनरल तो कंपनी का होते थे। इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट हु वाज कॉल्ड एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ना वाज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी। 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इसके अलावा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसको अबॉलिश कर दिया गया था जो पहले थे। ये सारे चेंजेस हुए। इसके बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट आता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में आया था। उसके बाद जो है इंडियन काउंसिल एक्ट आता है 1861 में। तो ये आया 1861 में। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फील किया था द नेसेसिटी ऑफ सीकिंग द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन। उसकी वजह से इसका प्रोविजंस लाए गए थे। जो प्रोविजन थे बिगिनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाई अपॉइंटिंग इंडियंस ना विद इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस, ये स्टार्ट किया गया था। एंड दिस इट प्रोवाइडेड द नॉमिनेशन ऑफ इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, है ना, ये इंक्लूड किया गया था। एंड initiated the process of decentralization by restoring the legislative power to Bombay and Madras presidency ना, जो उसको पहले जो सबऑर्डिनेट बना दिया गया था ना बंगाल के अंडर में, तो ये बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की को रिस्टोर कर दिया गया डिसेंट्रलाइज करने के लिए। तो वायसराय कैनिंग थे, स्टार्टेड पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट किया था, वेयर बाई सेपरेट डिपार्टमेंट वर क्रिएटेड टू बी हेडेड बाई स्पेसिफिक ऑफिसर्स, ये स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनी बंगाल मद्रास और बंगाल में 1862 में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में 1866 में और पंजाब में 1897 में ना, 3 जगह नया लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनी। इसके अलावा इट एम्पावर्ड द वायसराय टू इशू ऑर्डिनेंसेस विदाउट द कंकरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी ना, ये चीज़ ये पॉइंट इसमें लिखा हुआ था, दिया एक्सप्लिसिटली मेंशन था। इसके बाद जो है 1861 के बाद एक 1870 में एक मायो रेजोल्यूशन आता है। मायो रेजोल्यूशन में एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वर ग्रांटेड फिक्स्ड सम ऑफ टू मेंटेन पुलिस, एजुकेशन सर्विसेज, ये सब के लिए मायो रेजोल्यूशन आया था। और उसके बाद एक फैक्ट्री एक्ट आया, फैक्ट्री एक्ट 1881 में टू रेगुलेट दी वर्किंग कंडीशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडस्ट्रीज। 1881 के फैक्ट्री एक्ट के बाद अपना इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1892 का। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में इट इंक्रीजेज दी नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन दी सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर काउंसिल, लेकिन जो है ऑफिशियल मेजोरिटी जो है ये भी मेंटेन की गई थी। और this act also made a provision regarding the discussion of budget and asking question to executive, ये allow कर दिया गया था। and made a limited and indirect provision of elections in filling up some of the non-official seats in the central and provincial legislative council. However, the word election जो है explicitly ये mention नहीं था, लेकिन ये इस तरह के जो थे कुछ primitive provisions थे indirectly ये start हुए थे। इसके अलावा जो 1892 वाला जो एक्ट था, द नेशनलिस्ट वर टोटली डिससेटिस्फाइड विद दिस एक्ट एंड दे सॉ इट एज अ मॉकरी ऑफ देयर डिमांड्स ना, एंड दे नाउ डिमांडेड अ मेजॉरिटी फॉर नॉन ऑफिशियल इलेक्टेड मेंबर्स विद द राइट टू वोट
on budget and thus to public pursue, and they raised slogan of no taxation without representation ना। तो जो अमेरिकन रिवोल्यूशन में और ये सब में, फ्रेंच रिवोल्यूशन में सब आता आया था वो कॉन्सेप्ट ना, इन्होंने यहाँ पर भी नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन ये रेज करना स्टार्ट किया। फिर 1865 में एक वेलबाई कमीशन बना था टू इन्वेस्टिगेट दी अनजस्ट एक्सपेंडिचर ऑफ इंडिया। इसके अलावा एक सर कोलिन स्कॉट मॉनक्रीफ कमीशन बना था 1901 में टू इन्वेस्टिगेट एंड सजेस्ट दी मेजर टू इम्प्रूव दी इरीगेशन फैसिलिटीज। उसके बाद अपना 1909 में अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 एक्ट ऑल्सो नोन एज मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म ये आया। तो इट मेड अ प्रोविजन फॉर इलेक्शन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल and the elected members were to be indirectly elected by an electoral college which constituted of privileged people like अपना landlord, group of teachers थे, local bodies थी, rich merchants, traders थे, ये सब लोग मिला के एक वो बनता था, इलेक्टोरेट बनता था, उसके थ्रू जो है वोटिंग होती थी। इसके अलावा जो ऑफिशियल मेजॉरिटी वाज एबॉलिश्ड इन दी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ना, लेकिन सेंट्रल में अभी भी ऑफिशियल मेजॉरिटी रखी गई। इसके अलावा इंडियन मेंबर्स वर अलाउड टू वोट ऑन सेपरेट बजट आइटम्स एंड आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन एंड टू ऑल्सो अलाउड टू इंट्रोड्यूस रेजोल्यूशन एज वेल। इसके अलावा इंट्रोड्यूस किया गया सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स एंड द इनकम क्वालिफिकेशन ऑफ मुस्लिम्स वर केप्ट वे लोअर देन दी अदर कम्युनिटीज़। इसके अलावा द इंडियन मेंबर्स वर टू बी एडेड टू द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और इसमें सत्येंद्र सिन्हा जो थे फर्स्ट पर्सन थे 1909 में जो कि ऐड किए गए थे इंडियन मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वायसराय के। इसके अलावा प्रोविजन ऑफ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 था कुड नॉट सेटिस्फाई द एस्पिरेशन ऑफ मॉडरेट लीडर्स एंड दे अपोज द क्रिएशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड मोर ओवर दे वर डिसअफेक्टेड बाय द स्टेटमेंट ऑफ मॉर्ले जो कि सेक्रेटरी थे ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उस समय ब्रिटेन में, दैट जो है ही हैड एब्सोल्युटली नो इंटेंशन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। इसके अलावा ब्रिटिश अथॉरिटी ट्राइड टू एड्रेस दी रिसेंटमेंट इन दी ग्रैंड दिल्ली दरबार जो 1911 में बना था हुआ था, इन विच जो किंग जॉर्ज वन थे ही अनाउंस दी एन्यूलमेंट ऑफ पार्टीशन इन ऑफ बंगाल, और ईस्ट बंगाल जो है इसको मर्ज कर दिया था वेस्ट बंगाल, लेकिन दो सेपरेट स्टेट जो है बिहार और उड़ीसा इसको कार्ड आउट कर दिया गया था। मोर ओवर इट वॉज ऑल्सो अनाउंस दैट द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज ट्रांसफर जो है फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। ये हो गया। अब नेक्स्ट जो है चैप्टर आता है गांधी जी का। तो इंडिया में गांधी जी से पहले जो है व्हाट वर द अर्ली फेजेस ऑफ गांधी जी इन साउथ अफ्रीका, तो ये देख लेते हैं। तो गांधी जी, महात्मा गांधी स्टार्टेड लॉ इन ब्रिटेन, ये ब्रिटेन में पढ़ाई करते थे, लॉ की पढ़ाई किया उन्होंने। इट बिकेम बैरिस्टर इन 1893, लैंडेड एट डरबन ना, जो कि साउथ अफ्रीका में, टू शॉर्ट आउट अ लीगल प्रॉब्लम ऑफ हिज क्लाइंट दैट इज़ दादा अब्दुल्ला एक थे ये। उन्होंने वहाँ पे 3 टाइप के इंडियंस को ऑब्जर्व किया साउथ अफ्रीका में। एक इंडेंचर्ड लेबर थे जो साउथ एंड सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से आए थे, एक उनके वहीं पर पैदा हुए उनके चिल्ड्रन थे, और एक जो है एक मेमन मुस्लिम मर्चेंट्स थे। 3 टाइप के लोग वहाँ रहते थे। एंड ही फर्दर ऑब्जर्व दैट ऑल दीज वर हैवीली डिस्क्रिमिनेटेड एंड मोर ओवर वो इतना उसी में रह गए हैं कि दे एक्सेप्टेड इन इट एज अ वे ऑफ लिविंग एंड दे हैव नो आइडिया हाउ टू चैलेंज दिस। गांधी जी हिमसेल्फ फेस द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड ह्यूमिलिएशन इन द साउथ अफ्रीका ना। उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया था ट्रेन कंपार्टमेंट का, वहाँ से उनको बंडल आउट कर दिया गया एंड ही वॉज फोर्स टू सिट इन दी ड्राइवर्स बॉक्स एंड वंस ही रीच्ड जोहानसबर्ग, कोई भी होटल जो है उनको नहीं ले रहा था, जगह नहीं दे रहा था जो है रेस्ट करने के लिए। साउथ अफ्रीका में he offered Indians that he will teach them English on the issue of disenfranchised Indians passed by Natal legislature. Gandhi ji was persuaded by Indians to stay for 1 more month and in South Africa, लेकिन वो नेक्स्ट 20 ईयर्स तक फिर वहीं रह गए। इनका 2 फेज ऑफ स्ट्रगल है वहाँ पे गांधी जी का। एक मॉडरेट फेज ऑफ स्ट्रगल है 1894 से 1906 तक,
In this phase, he concentrated on sending petitions or memorials to the South African legislature, कॉलोनियल जो है सेक्रेटरी इन लंदन, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये सबको जो है ये लोग पिटिशंस और मेमोरियल्स वगैरह ये सब भेजते थे। इसके अलावा इन एक्सपेक्टेशन ऑफ द फेयर प्ले ही ऑल्सो सपोर्टेड जो है ब्रिटिशर्स इन द सेकेंड बोरियल वॉर बाय क्रिएटिंग द एम्बुलेंस क्रॉप्स ऑफ इंडियंस आफ्टर दी जो है जैसे बोरियल वॉर्स एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड गांधी जी को एक टाइटल दिया गया केसरी हिंद ना, क्योंकि उन्होंने बाद में जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद ना उसको अनाउंस कर दिया था। एंड इन दिस फेस गांधी जी सेटअप एक नटाल इंडियन कांग्रेस ना, वहाँ पे सेटअप किया था। वो उस समय अपना इंडियन ओपिनियन करके न्यूज़पेपर था वो भी रिलीज़ करते थे। उसके बाद का सेकंड फेज ऑफ स्ट्रगल आता है पैसिव रेजिस्टेंस फेज और सत्याग्रह फेज 1906 से 1914 तक। तो ये जो है उन्होंने बोला था कि सत्याग्रही कौन है, तो सत्याग्रही was not to submit before what he considered as wrong, but he was to remain truthful, non-violent and fearless, and he will never bow down before any evil or unjust law। ये उन्होंने सत्याग्रही का को डिफाइन किया इस तरीके से। एंड गांधी जी ट्राई टू एड्रेस मेन इश्यूज जो थे उस समय साउथ अफ्रीका में, दैट इट वाज जो क्या क्या इश्यूज थे। तो एक तो इंडियंस के लिए कंपलसरी था टू कैरी देयर सर्टिफिकेट एट ऑल द टाइम। एक न्यू लेजिस्लेशन 1908 में लाया गया था जो कि उनका मूवमेंट, इंडियंस का मूवमेंट अक्रॉस दी जो है रीजन ये रिस्ट्रिक्ट करता था। इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज़ तो जो उनकी मैरिज थी ना, जो कि क्रिश्चियन रिचुअल्स के अकॉर्डिंग नहीं थी ना, उसको इन्वाइट कर दिया गया था। वो गांधी जी ने इस समय उनके एक फ्रेंड थे कैलेनबेक ना, जर्मनी के थे ये, उनकी मदद से टोल्स्टॉय फॉर्म जो है ये इस्टेब्लिश किया गया था, जहाँ पे सत्याग्रही लोग जो अपना सस्टेन करते थे अपने आप को। एंड टोल्स्टॉय फॉर्म वाज द प्रिकर्सर ऑफ गांधी जी जो अपना आश्रम है साबरमती का इन इंडिया। एंड फाइनली थ्रू अ सीरीज ऑफ निगोशिएशंस, ये इन्होंने निगोशिएशंस किया था बाय वायसराय हार्डिंग्स ना, CF एंड्रयूज एंड जनरल स्मट, एक एग्रीमेंट साइन हुआ। एंड मेजर डिमांड ऑफ गांधी जी जो है ये कंसिडर कर ली गई थी। सेटिस्फाइड विथ हिज जर्नी इन दी साउथ अफ्रीका, देन ही केम बैक टू इंडिया। जो इम्पोर्टेंट इवेंट हुए इस फेज़ में गांधी जी के, तो उसमें सबसे पहले 1906 में फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक रेजिस्टेंस एसोसिएशन बना था। 1908 में एक पब्लिक बर्निंग ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किए गए थे। फिर रेजिस्टेंस अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ पोल टैक्स ऑन ऑल दी इंडेंचर इंडियंस, और 1913 में रेजिस्टेंस अगेंस्ट द इनवैलिडेशन ऑफ नॉन क्रिश्चियन मैरिज ना, ये जो इश्यूज थे उन सारे को एड्रेस किया गया था गांधी जी द्वारा। तो ये जो है गांधी जी का रोल हो गया वहाँ पे अपने साउथ अफ्रीका में। और यहाँ पर उस समय एट द सेम टाइम ना होम रूल मूवमेंट चल रहा था जब गांधी जी यहाँ पर इंडिया में आए। तो एक बार वो देख लेते हैं। तो इंडिया में होम रूल मूवमेंट की बात करें तो इट वाज जो है इंडियन रिस्पॉन्स टू दी एट वर्ल्ड वॉर 1 ना, और इन अ लेस चार्ज फैशन बट मोर इफेक्टिव वे जो है। और 1914 में जो एक तिलक जो जी थे उन्होंने ये इसको स्टार्ट किया था ब्रिटिश फ्रॉम जो है ये रिलीज़ हुए सबसे पहले लोकमान्य तिलक, जो सूरज स्प्लिट के बाद उनको कैप्चर कर लिया गया था, तो ये इनको रिलीज़ किया गया from British captivity, and he started to take steps to unite moderate and the extremist leaders of the Congress। और 1915 में तिलक जी ने डिसाइड किया टू स्टार्ट होम रूल मूवमेंट। एंड इन एडिशन टू द तिलक जो एनी बेसेंट वाज ऑल्सो वांटेड टू रन होम रूल ऑन द लाइंस ऑफ आयरिश होम रूल लीग। तो ये दोनों लोगों ने होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया। द फैक्टर्स लीडिंग टू होम रूल मूवमेंट जो थे ये आफ्टर 1907 जो है सूरज स्प्लिट बोथ द फ्रैक्शन ऑफ कांग्रेस जो है वर इन एडवांटेजेस पोजीशन डिसएडवांटेजेस पोजीशन। एक तो ये रीज़न था। दूसरा ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1 रिक्विजिशनिंग ऑफ फूड सप्लाईज पर्टिकुलरली द सीरियल्स लेड टू द इन्फ्लेशन ऑफ द फूड। इसके अलावा कैश क्रॉप्स लाइक जो है जो जूट था, कॉटन था, सफर्ड बिकॉज जो है एक्सपोर्ट डिक्लाइन ड्यू टू द लॉस ऑफ यूरोपियन मार्केट एंड देयर वाज नो रिलीफ इन द टैक्सेशन। इसके अलावा एट द ऑनसेट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 ये एश्योरेंस दिया गया था ऑफ सेल्फ रूल बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, और ये जो है एज अ ब्लेटेंट लाई जो है की तरह फील हुआ बाद में।
एंड लीडर्स वर ऑल्सो डिसइल्यूजन्ड बाय पार्लियामेंटरी रिफॉर्म्स ऑफ 1909, और तिलक और एनी बेसेंट जो थे दे वर रेडी टू रिज्यूम द लीडरशिप। सारे फैक्टर्स की वजह से होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुआ। जो होम रूल एक्टिविटीज़ थी क्या क्या थी, तो एक तो पहली बात ये कि होम रूल जो मूवमेंट था इट वाज नॉट अप्रूव्ड इन दी बॉम्बे सेशन ऑफ आईएनसी 1915। और जो दो लीग थी अपना होम रूल लीग, एक तिलक जी की एक एनिमेशन जी की, जो तिलक जी की लीग थी, तिलक एश्योर्ड पहले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट टू हिज लॉयल्टी एंड मेंटेन दैट ही वांटेड टू रिफॉर्म इन द एडमिनिस्ट्रेशन इन लाइंस ऑफ आयरिश होम रूल लीग, ये इन्होंने क्लियर किया। ही ऑल्सो अर्ज्ड इंडियंस टू असिस्ट ब्रिटेन इन आवर्स ऑफ क्राइसिस। इसके अलावा तिलक सेटअप हिज होम रूल लीग इन अप्रैल 1916 विच वॉज एक्सटेंडेड टू जो है महाराष्ट्र जो है एक्सक्लूडिंग बॉम्बे, बट सेंट्रल प्रोविंस कर्नाटक और बिहार है ना, ये रीजन में इनका होम रूल मूवमेंट चलता था तिलक जी का। तिलक लीग जो है इनकी 6 ब्रांचेस होती थी एंड वाज वेरी ऑर्गेनाइज्ड। एंड जो है जो तिलक की डिमांड थी इट इंक्लूडेड स्वराज्य, फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट और एजुकेशन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, ये इन्होंने डिमांड किया था। एनी बेसेंट जी के जो होम रूल लीग थी ये सितंबर 1916 में सेटअप की गई थी आफ्टर दी तिलक लीग। ये रेस्ट ऑफ द इंडियन जो ना ये तिलक जी की अगर रीजन छोड़ के जो रेस्ट ऑफ द इंडिया था और महाराष्ट्र में जो बॉम्बे रीजन था वहाँ पर ये इनकी लीग फंक्शनल थी। इसकी जो है अराउंड 200 ब्रांचेस थी, लेकिन ये लूजली ऑर्गेनाइज थी देन दी तिलक लीग। जॉर्ज अरुंडेल जो थे इसके सेक्रेटरी थे इनके लीग के, और इनके नोटेबल लीडर्स में जो है BW वाडिया, CP रामास्वामी अयंगर, S सुब्रमण्यम अय्यर, ये सारे लोग आते थे। बाद में दी होम रूल एजिटेशन वाज आल्सो जॉइंड बाय सेवरल लीडर्स लाइक मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भोलाबाई देसाई, CR दास, सदानंद दास, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, लाला लाजपत राय। इन्होंने लाला लाजपत राय जी ने बाद में होम रूल लीग ऑफ अमेरिका ये भी इस्टेब्लिश की थी। जो सम ऑफ द मेंबर्स जो थे एक गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, इनकी सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया थी, इनके भी कुछ मेंबर्स ने होम रूल एजिटेशन ज्वाइन कर लिया था। इसके अलावा गांधी जी ज्वाइंट ऑल इंडिया होम रूल लीग एंड प्रेसाइडेड ओवर इट इन 1920। जो ऑब्जेक्टिव था और मेथड था होम रूल एजिटेशन का, तो एक तो था ऑब्जेक्टिव ऑफ होम रूल वाज टू प्रमोट पॉलिटिकल एजुकेशन एंड अवेयरनेस थ्रू दी डिस्कशन, पब्लिक मीटिंग्स, ऑर्गेनाइजिंग लाइब्रेरी, मीटिंग रूम्स और प्रोपेगेंडा थ्रू पम्पलेट्स, स्ट्रीट प्लेस, ये सब के थ्रू जो है अवेयरनेस क्रिएट करना। इसके अलावा दे ऑल्सो कलेक्टेड फंड टू इंक्रीज इट्स मेंबरशिप। ब्रिटिश रिस्पॉन्स क्या रहा होम रूल लीग के लिए, तो ब्रिटिशर्स केम डाउन विथ सीवियर रिप्रेशन पर्टिकुलरली इन मद्रास। और इसके अलावा तिलक के अगेंस्ट केस रजिस्टर्ड हुआ अगेन, और जिसको बाद में मोहम्मद अली जिन्ना डिफेंड किया था। 19 जून 2017 में एनी बेसेंट जो है वाडिया एंड जॉर्ज अरुंडेल ना दे वर अरेस्टेड बाय ब्रिटिशर्स एंड दिस लेड टू अ चेन रिएक्शन इन इंडिया। इन ड्रामेटिक जेस्चर सर सुब्रमण्यम अय्यर ही अनाउंस हिज नाइटहुड। इसके अलावा मोन्टेग्यू जो है जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने कमेंट किया था कि शिवा कट हिज वाइफ इनटू 52 पीसेस ओनली टू डिस्कवर दैट ही हैड 52 वाइफ्स ना, जो 52 जगह अलग अलग जगह ना जो वो शक्तिपीठ बन गया। This is what happened to the government of India when it ना कैप्चर्ड एनी बेसेंट ना, कि हर जगह एनी बेसेंट टाइप के ना स्टेशन होने लगे। इसके वजह से इतना वाइड स्प्रेड अपोजिशन की वजह से एनी बेसेंट जो है सितंबर 1917 में रिलीज कर दी गई थी। और एट द हाइट ऑफ हर पॉपुलरिटी शी वाज आल्सो मेड द प्रेसिडेंट ऑफ द INC इन 1917 एज रिकमेंडेड बाय लोकमान्य तिलक जी। बाद में होम रूल स्टेशन फेड हो गया। क्यों फेड हो गया, एक तो डिक्लेरेशन ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हुआ 20 अगस्त 1917 में दैट द एम ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटीज टू एस्टैब्लिश अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। और इन दिस रिगार्ड एक कमेटी जो है ये कॉन्स्टिट्यूट की गई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो मोन्टेग्यू थे, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। और जुलाई 1918 में जो है ये इनके जो रिफॉर्म्स थे इसको पब्लिक कर दिया गया, और इसी के साथ एनी बेसेंट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया और अपना होम रूल रजिस्ट्रेशन वापस ले लिया। 1918 में ही तिलक जो है लंदन चले गए थे टू फाइल अ केस अगेंस्ट दी जो है एक वैलेंटाइन चिरोल थे हु क्लेम दी तिलक एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट।
और वो बहुत दिन तक जो है वहाँ से इंडिया से दूर रहे थे, उसकी वजह से भी उनकी होम रूल जो डिसफंक्शन हो गई थी। बट कंट्रीब्यूशन क्या था होम रूल मूवमेंट का? तो ही क्रिएटेड अ लार्ज ग्रुप ऑफ ardent nationalists, especially in the remotest part of country. It further facilitated the reach of print media to the hinterlands, or it created organizations like a link between nationalists in the urban areas with the masses in the countryside. और इसने प्रोवाइड किया था प्लेटफॉर्म फॉर नेशनलिस्ट मास मूवमेंट इन सब्सिक्वेंट फेजेस टू कम ना, कोई जो नए जनरेशन के लीडर्स थे ना, जवाहरलाल नेहरू एक्सेट्रा, ये लोग भी ना इससे इमर्ज हुए। इसके अलावा एक इंडियन होम रूल सोसाइटी है, ये फॉर्म किया गया था बाई श्याम कृष्ण वर्मा इन लंदन, एंड हेल्ड वीकली मीटिंग्स एडवोकेटिंग द एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, एंड इट मीन टू बी अ राइवल ऑफ ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ना, जो हुई थी, दैट वाज ऑफ लॉयलिस्ट व्यू एट दैट टाइम ना, तो उसके कंपेरिजन में ये इंडियन होम रूल सोसाइटी इस्टेब्लिश की थी। इसके बाद जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का INC का लखनऊ सेशन आता 1916 में, एंड इट वाज कंसिडर्ड बाय दी अंबिका चरण मजूमदार, और इस सेशन में जो है रीयूनिफिकेशन हुआ दी 2 ब्रांचेस ऑफ INC ना, और इसके अलावा मुस्लिम लीग थे, फर्स्ट टाइम जो है पार्टिसिपेट किया इसमें, और इसके वजह से दोनों के बीच में लखनऊ पैक्ट साइन हुआ। तो उसमें एक तो कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, and they also accepted that Muslims should be given 1/3 representation in India, and there shall be self government in India, and they demanded to increase the number of Indian members in the Central Legislative Council, Provincial Legislative Council, etc. और निगेटिव एस्पेक्ट क्या थे लखनऊ सेशन के? तो इट वाज बेस्ड ऑन दी बिलीव दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी। इसके अलावा इट मे ऑल्सो लेड टू द डोमिनो इफेक्ट वेयर बाई अदर जो कम्युनिटीज़ थी मे ऑल्सो डिमांडेड द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर देमसेल्स, और दे वॉज इट वॉज लाइक ओपनिंग द गेटवे ऑफ फ्यूचर कम्युनलिज्म इन इंडिया है। तो लखनऊ पैक्ट से धीरे कम्युनलिज्म की तरफ इंडिया गया। जो प्रोसेस ऑफ कम्युनलिज्म है ड्यूरिंग इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये फर्दर स्वदेशी मूवमेंट में जो दिक्कत हुई थी 1905 में, मिलिट्री रिफॉर्म्स में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी आया था, और लखनऊ पैक्ट 1916 है। ये 3 चीज़ जिससे कम्युनलिज्म इंडिया में स्टार्ट हुआ है। प्रपोजल टू अपॉइंट अ वर्किंग कमेटी टू कैरी आउट डे टू डे अफेयर्स इन द INC was also carried out in this session, but it was unfortunately quashed by the moderate opposition. उसके बाद जो है गांधीयन फेज स्टार्ट होता है इन इंडिया। तो गांधीयन फेज की अगर बात करें हम लोग, तो जो गांधी जी इंडिया में रिटर्न हुए थे जनवरी 1915, एंड ही हैड हिज ओन स्टाइल ऑफ वर्किंग वेयर बाय ही नेवर इंटरवीन इन द सिचुएशन विदाउट फर्स्ट स्टडिंग इट विद ग्रेट केयर। और उसकी वजह से उन्होंने अपना पहला जो साल था स्पेंड किया फॉर टूरिंग ऑल ओवर द इंडिया एंड ऑर्गेनाइजिंग हिज साबरमती आश्रम एट अहमदाबाद, एंड ही डिड नॉट बिलीव इन द मेथड ऑफ होम रूल लीडर्स ना, वो बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे उनके मेथड पे, एंड ही commented that he would join any organization to affect its policy and not to be affected by it. और इसी दौरान जो एक इंडिगो रिवॉल्ट हुआ था 1859 में, मतलब पहले का है, दैट डायरेक्टली अगेंस्ट दी प्लांटेशन, जो इंडिगो प्लांटेशन होते थे, और उसके अगेंस्ट था। उसी से रिलेटेड इशू बाद में अपना चंपारण इशू हुआ। इसमें चंपारण जो थे यहाँ पे यूरोपियन प्लांटर्स थे, हैड इन्वॉल्व द कल्टिवेटर्स इन द एग्रीमेंट दैट फोर्स देम टू कल्टिवेट इंडिगो इन 3/20 ना, इसको 3 कठिया सिस्टम बोलते थे, इन देयर लैंड होल्डिंग की 3/20 पार्ट में आपको इंडिगो उगाना है। एंड बाय द इनिशियल डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी एक जर्मन सिंथेटिक डाइज जो है ये बन गई थी, जिसने इंडिगो को पूरा एज अ डाइंग एजेंट कम्प्लीटली रिमूव कर दिया था मार्केट से। और उसकी वजह से यूरोपियन प्लांटर्स वर कीन टू रिलीज कल्टिवेटर्स फ्रॉम ऑब्लिगेशन, बट दे ट्राइड टू टर्न देयर नेसेसिटी इनटू एन एडवांटेजेस बाय टेकिंग एडवांस रेंट ना एंड इलीगल ड्यूज। और ऑन दिस इशू जो पीजेंट लीडर थे राजकुमार शुक्ला, उन्होंने गांधी जी को परसुएट किया टू इंटरवीन, and on reaching Champaran, Gandhi ji disobeyed the order of commissioner to leave the district
and further he started to investigate with the help of local leaders like Narhari Parikh, J.P. Kripalani, who later presided the Indian National Congress at the time of partition, और राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर, महादेव देसाई, ये सब लोग चंपारण इशू में गांधी जी को असिस्ट किए. एंड एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमीशन फॉर इंक्वायरी which gave the judgment that planters must return 25% of money they had illegally taken from the peasant, and टिनकाथिया सिस्टम जो है ये विड्रॉ कर लिया गया बाय ब्रिटिशर्स. तो ये तो पहला चंपारण का इशू हो गया. दूसरा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ गांधी जी के लीडरशिप में. तो जो एक इशू ऑफ अहमदाबाद था ये प्लेग बोनस से रिलेटेड था. तो ये जो दिया गया था वर्कर्स को, ये इसको विड्रॉ कर लिया गया था. मोर ओवर इन द आफ्टर मैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर वन द कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है इंक्रीज हो गई थी, विच फोर्स द वर्कर टू डिमांड इंक्रीज इन द वेजेस ना, एंड कंटिन्यूएशन ऑफ प्लेग बोनस, जो कि ना मिल ओनर जो है वो मान नहीं रहे थे. और इनिशियली जो है एडवाइस ऑफ गांधी जी मिल ओनर्स थे लाइक अंबालाल साराभाई एग्रीड टू सबमिट दी होल इशू in a tribunal, but later he refused this also. At this situation Gandhi ji decided to go on the fast to keep the motivation of the worker high, and finally his जो मिल ओनर थे they agreed to submit the entire issue to the tribunal, और बाद में ट्रिब्यूनल ने अवार्ड किया था कि 35% इंक्रीज हो वेजेस ऑफ द वर्कर में. और इस अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में जो मिल ओनर थे उनकी खुद की सिस्टर अनुसुईया बहन ने गांधी जी को सपोर्ट किया था इस केस में. और जो यंग मोरारजी देसाई थे वो ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस अहमदाबाद मिल स्ट्राइक. फिर एक खेड़ा इशू आता है 1918 का. तो एट द खेड़ा द इशू वाज द क्रॉप फेलियर ड्यू टू विच पीजेंट डिमांडेड रिमिशन ऑफ लैंड रेवेन्यूज. क्रॉप फेलियर हो गया था और ये चीज़ लिखा भी हुआ था कि अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू कोड इफ़ द यील्ड वाज लेस देन 1/4 ना तो रिमिशन ग्रांट किया जाएगा. ये रेवेन्यू कोड में पहले से मेंशन था, फिर भी नहीं दे रहे थे. तो जो अर्लियर जो सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया थी जस्टिफाइड द केस ऑफ ना, जो गोपाल कृष्ण गोखले जी की सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया थी, जस्टिफाई किया द केस ऑफ पीजेंट. एंड एट दिस टाइम गांधी जी वॉज द मेंबर ऑफ गुजरात सभा एंड ही प्लेड अ वाइटल रोल इन दिस एजिटेशन. And he advised the peasant with holding of revenue and fight until death against such kind of evil system. And he further commented that it is impossible to govern men without their consent. ये जिन्होंने बताया. And in Gujarat, Gandhi was supported by young leaders like जिन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज किया लाइक सरदार वल्लभ भाई पटेल ना एंड इंदुलाल याग्निक. और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसी जो है खेड़ा सत्याग्रह में ही गॉट द टाइटल ऑफ सरदार. तो ये हो गया. और when the situation was going out of hand of the government, they issued a secret instruction whereby it suspended the collection of land revenue and जो है जो जितने भी ना लैंड रेवेन्यू को सस्पेंड करके जो एक्स्ट्रा टैक्स वगैरह लिया गया था तो बोला गया कि जो जितना टैक्स दे सकता है वो उतना पे करे, कोई ऐसा ज़बरदस्ती नहीं है. इसी के आफ्टर मैथ में फिर बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आया. तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो चल रहा था अपना, पहले से रजिस्ट्रेशन हो रहे थे. तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ऑल्सो नोन एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ये आया. इसमें कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे लाइक डायरकी जो है वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोविंसेस, विच मीन्स देयर वर रूल ऑफ टू ना, दो लोगों का रूल रहेगा, एक तो एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स और एक पॉपुलर मिनिस्टर्स, दो टाइप के लोग रहेंगे. दूसरा ऑल्सो देयर वाज द सब्जेक्ट्स वर डिवाइड इनटू 2 कैटेगरीज ना, लाइक अच्छा ये जो प्रोविंसेस थे, प्रोविंसेस में नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी वाज इंट्रोड्यूस इन द प्रोविंशियल काउंसिल्स आल्सो ना, पहले जो है उसमें था. तो नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी वाज इंट्रोड्यूस इन द प्रोविंशियल काउंसिल. And also there was devolution of legislative authority by the center to the provinces and clearly defined jurisdiction of both central and जो है provinces. जो सब्जेक्ट्स थे वो 2 कैटेगरी में रखे गए, रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट. जो रिजर्व सब्जेक्ट था लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंस, लैंड रेवेन्यू, ये सब आता था. ट्रांसफर सब्जेक्ट में जो एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, लोकल गवर्नमेंट, एक्साइज, ये सब ट्रांसफर सब्जेक्ट में रखे गए थे. And it also recommended that the salaries of the Secretary of State of India should be paid in the British revenue
वहाँ पे सेक्रेटरी है ब्रिटेन में, तो वहाँ की सैलरी से ही पेड होगा, यहाँ के पैसे से नहीं। रेवेन्यू सब्जेक्ट्स वर टू बी administered by the government through his executive council and bureaucrats, and transfer subjects जो थे were to be administered by the popular ministers। जो मिनिस्टर्स थे वो रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटर, बस एग्जीक्यूटिव काउंसलर जो थे वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। एंड इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द प्रोविंस जो गवर्नर था दैट कैन टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर सब्जेक्ट ऑल्सो। और सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट वॉज फर्दर एक्सटेंडेड टू सिख एंड एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज, एंड फीमेल वर ऑल्सो गिवन राइट टू वोट। लेकिन जो फ्रेंचाइज था वॉज नॉट ग्रांटेड टू ऑल द इंडियन वुमेन्स। And it introduced first time the bicameralism and direct election in the country। And when Indian National Congress condemned this Government of India Act, many moderates left ना, क्योंकि वो चाहते थे कि ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं है, एंड फॉर्म द इंडियन लिबरल जो है फेडरेशन। इसी के आफ्टर मैथ में फिर बाद में अपना रूलेट एक्ट आया, तो रूलेट एक्ट देख लेते हैं हम लोग। फरवरी 1999 में रूलेट एक्ट जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था, एंड इट वाज एम टू सीवियरली कर्टेल दी सिविल लिबर्टीज ऑफ इंडियंस इन द नेम ऑफ कर्बिंग टेररिस्ट वायलेंस बाय रिप्लेसिंग दी वार टाइम। एक एक्ट आया था रिप्लेसिंग दी वार टाइम डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915, इसको रिप्लेस करके ये लाया गया था। एंड दिस रूलेट एक्ट वाज अपोज्ड बाय ऑल इलेक्टेड इंडियंस एंड दे कंसिडर्ड एज अ grievous insult on the India, and at this time Gandhi ji stepped in and suggested satyagrah। he formed सत्याग्रह सभा जो कि ज्वाइन किया गया था बाय यंग इंडियन होम रूल लीडर्स। और जो फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट था उसमें नेशन वाइड हड़ताल, फास्टिंग, प्रेयर्स ये सब इंक्लूड की गई थी। एंड इन एडिशन इट वाज डिसाइडेड दैट सिविल डिसोबीडियंस वुड बी अफेक्टेड अगेंस्ट द स्पेसिफिक लॉज। 6 अप्रैल को was the launch date of the movement, but at some places people launched movement early and it led to the violence at the Delhi, Lahore and Amritsar। इसके अलावा इसी समय जो है अपना जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। आफ्टर द वायलेंस ब्रिटिश अथॉरिटी जो है उन्हें 2 लोकल लीडर अरेस्ट कर लिए थे, सैफुद्दीन खिचलू और जो है सत्यपाल, ये जो रूलेट सत्याग्रह कर रहे थे। एंड ऑन 10 अप्रैल इनको अरेस्ट कर लिया गया। दैट लीड टू दी अटैक ऑन टाउन हॉल, पोस्ट ऑफिस एंड टेलीग्राम, यहाँ सब जगह अटैक हो गया, वायलेंस हो गया। एंड इन इस सिचुएशन में ना आर्मी बुला ली गई थी अमृतसर में। और ऑन 30 अप्रैल जो है बैसाखी डे था, ह्यूज नंबर ऑफ पीपल जो है ये अटेंड हुए टू मीट किए टू अटेंड द पब्लिक मीटिंग एट जलियांवाला बाग। और जनरल माइकल ओडायर थे कि उसने इंसेंस किया इसको एज हिज ऑर्डर इज बीइंग डिसओबेड, and he commanded his troops to fire upon the unarmed crowd without any warning। और गवर्नमेंट ने इसमें एस्टिमेट किया था 379 डेथ हुई है, लेकिन एक्चुअली में मोर देन 1000 लोग का डेथ हो गया। एंड दिस ब्रूटलिटी कम्प्लीटली स्टन दी नेशन। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपना नाइटहुड अनाउंस कर दिया, गांधी जी ने केसरी हिंद अनाउंस कर दिया। गांधी जी ओवरवेल्म बाय द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन एटमॉस्फेयर ऑफ वायलेंस विड्रॉ दी जो है रूलेट सत्याग्रह ऑन 18 अप्रैल 1919। और अक्टूबर 1919 में एक हंटर कमीशन बना था टू एस्टेब्लिश द इंक्वायरी ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर। इसके बाद अपना खिलाफत आंदोलन स्टार्ट होता है 1919 से 1925 तक। खिलाफत में इशू क्या था, तो मुस्लिम्स वर enraged by the treatment meted out to the Turkey by the Britishers after the World War I। और जो मुस्लिम इंडिया में थे एज वेल एज ऑल ओवर द वर्ल्ड ना, रिगार्डेड जो सुल्तान ऑफ तुर्की थे ना, तुर्की जो ओटोमन एम्पायर था वहाँ पे उस समय, तो उसके जो सुल्तान थे उसको एज ए स्पिरिचुअल लीडर दैट इज खलीफा मानते थे। एंड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार वन ब्रिटिश अलाइंड द जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। टर्की जो थे वो जर्मनी और ऑस्ट्रिया के तरफ से लड़ रहा था। एंड आफ्टर द वॉर खलीफा वॉज रिमूव फ्रॉम द पावर ना, उसकी वजह से मुस्लिम जो है एजिटेटेड हो गए थे। एंड दे फॉर्म जो है उन्होंने डिमांड किया था टू रिस्टोर खलीफा पावर ऑन मुस्लिम सेक्रेट प्लेसेस एंड लीव सफिशिएंट टेरिटरी विद खलीफा आफ्टर टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट, ये उन्होंने डिमांड की थी। एंड ऑन दिस इशू एक खिलाफत कमेटी बनी थी अर्ली 1919 में, कि जिसके फाउंडिंग लीडर थे अली ब्रदर्स ना, शौकत अली और मोहम्मद अली, अजमल खान, मौलाना आज़ाद, हजरत मोहानी, ये लोग मिलके 1919 में गांधी जी स्टार्टेड
इसी समय गांधी जी ऑल्सो स्टार्टेड ना इस वीकली न्यूज़पेपर ना यंग इंडिया। 1919 में ये रूलेट एक्ट भी हुआ था ना, पॉपुलरली ऑल्सो नोन एज एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919। एंड ये एक सेडिशन कमेटी थी, उसकी रिकमेंडेशन में पास किया गया था। ये सेडिशन कमेटी थी, इसको चेयर किया था सर सिडनी रॉलेट ने ना, उन्हीं के नाम पे फिर रॉलेट एक्ट ये लाया गया था। एंड इन स्पाइट ऑफ बीइंग अपोज्ड बाय ऑल इंडियन मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इसको इनेक्ट किया गया था। और बाद में 1919 के बाद नेक्स्ट जो सेशन हुआ कलकत्ता सेशन, ये लाला लाजपत राय ने प्रेसाइड किया था इस समय। अब जब खिलाफत आंदोलन चल रहा था इस समय नॉन कोऑपरेशन आंदोलन हुआ, तो खिलाफत नॉन कोऑपरेशन आंदोलन का कैसे डेवलपमेंट हुआ है देख लेते हैं। तो नवंबर 1919 में जो ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस ये हेल्ड की गई दिल्ली में, एंड गांधी जी ने प्रेसाइड किया था ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस की असेंबली को। एंड ही फेल्ट दैट दिस प्लेटफॉर्म कैन बी यूज्ड फॉर यूनाइटिंग पीपल अगेंस्ट गवर्नमेंट ना, और मोर ओवर देयर वर अदर स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स ऑल्सो, लाइक पीपल वांटेड जो है रेक्टिफिकेशन ऑफ पंजाब रॉन्ग जलियांवाला बाग में हुआ था। और आफ्टर द जनरल डायल्स एक्शन जो है हाउस ऑफ लॉर्ड वोटेड इन हिज फेवर। और इसके अलावा उसको जो है 30,000 पाउंड एक्स्ट्रा पैसा भी दिया गया है, जिसकी वजह से ना वो मतलब ब्रिटिशर्स उसको बैक कर रहे थे जनरल डायर को, तो इसके लिए काफ़ी लोग निगेटिव सेंटिमेंट थे। पीपल ऑल्सो फेल्ट डूम्ड बाय द स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। Muslims were incensed that their loyalty was purchased during the war by assurance of generous treatment of Turkey ना, और इंटरनेशनल कांग्रेस was not united in the form of political action, but later Gandhi ji was able to get approval of international congress for his program of political action at that time। इसके अलावा 1920-21 के अराउंड ही जो मौलाना हजरत मोहानी थे, जो ना खिलाफत कमेटी के मेंबर थे, ये प्रपोज्ड एट दी अहमदाबाद सेशन दैट स्वराज शुड बी अ कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्री फ्रॉम ऑल फॉरेन कंट्रोल ना, उन्होंने स्वराज को डिफाइन किया था इस समय। तो अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है स्टार्ट होता है। नागपुर कांग्रेस सेशन हुआ था दिसंबर 1920 में। वी राघवाचार्य ये डिसाइड किए थे। पर्पस था इसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रिलेटेड प्रपोजल वर एक्सेप्टेड ड्यूरिंग विच द बाइकआउट ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन फॉरेन आर्टिकल्स एंड टाइटल्स वर प्रपोज्ड। इसके अलावा कंस्ट्रक्टिव वर्क लाइक खादी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, इम्प्रूविंग कंडीशन ऑफ फीमेल्स, इस पर फोकस किया गया। क्रिएशन ऑफ इंटरनेशनल वर्किंग कमेटी किया गया टू लुक आफ्टर द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द इंटरनेशनल कांग्रेस। इसके अलावा क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी किया गया टू डेवलप द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिफरेंट रीजन। यूज़ ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस किया गया इन प्रोविंसेस एंड टू डेवलप हिंदी एज अ कॉन्टैक्ट लैंग्वेज टिल द एक्सटेंट दैट इज पॉसिबल। इसके अलावा इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड टू कीप इंटरनेशनल कांग्रेस मेंबरशिप फी ऑफ 25 पैसे, and though people belonging to state could enroll but they could not initiate the political activity in the name of INC। तो ये सारी चीज़ें रोल आउट की गई नागपुर सेशन में। फिर डेवलपमेंट इन कोर्स क्या है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, तो बाइकआउट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जुडिशरी, फॉरेन आर्टिकल्स ना, ये सब किया गया, काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा ये। ड्यूरिंग मूवमेंट राजेंद्र प्रसाद एंड सी गोपालाचारी लेफ्ट देयर प्रोफेशन ऑफ लॉ, एंड इन दिस कोर्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फाउंडेशन किया गया वेरियस इंस्टीट्यूशन का, लाइक काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया। क्रिएशन ऑफ तिलक स्वराज फंड किया गया इन विच विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम 1 करोड़ रुपए जो है कलेक्ट कर लिया गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चरखा किया गया फॉर प्रमोटिंग खादी। एंड मदन मोहन मालवीय tried to conciliate between government and Congress, and as such a dialogue between Gandhi ji and Viceroy Reading happened, no, but it was failed। इसके अलावा जो द ट्रैवल ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स टू इंडिया वाज अपोज्ड विच लेड टू द वायलेंस। गांधी जी ऑप्टेड फास्ट टू डेथ टू कंट्रोल वायलेंस एट दैट टाइम। 1 फरवरी 1922 में गांधी जी चेंज दैट इफ ऑल द प्रिजनर्स वर नॉट रिलीज विद इन 7 days देन ही विल स्टार्ट हिज सिविल डिसोबीडियंस फ्रॉम सूरत टू बारदोली। और 5 फरवरी 1922 में सम पॉलिटिशियन जो है सम पुलिसमैन अटैक्ड जो है क्राउड इन द चौरी चौरा ईस्टर्न यूपी आफ्टर विच इन द रिटेलिएशन मासेस जो थे उन्होंने पुलिस स्टेशन ही पूरा बर्न कर दिया विद पुलिसमैन इनसाइड। उसकी वजह से ना वॉलेंट एक्टिविटी जो है हुई, और गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विद बारदोली रेजोल्यूशन ऑन 12 फरवरी। तो CDM लॉन्च करने से पहले ही जो है ये इसको
चौरा कांड हो गया। Gandhiji was arrested by British authority and imprisoned for 6 years for spreading disaffection against government ना, इनको सेडिशन लॉ में अंदर कर दिया गया। राइज ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज हुए इन 1920s एंड इंक्रीज ड्यू टू लिमिटेड सक्सेस ऑफ गांधीन पॉलिसीज ड्यूरिंग दिस। इसके अलावा खिलाफत क्वेश्चन वाज आल्सो लॉस्ट इट्स रिलेवेंस बिकॉज जो नवंबर 1922 में पीपल ऑफ टर्की दे हिमसेल्फ रोज अगेंस्ट द मुस्तफ़ा कीमाल पाशा एंड डिप्राइव्ड सुल्तान ऑफ टर्की विथ हिज पॉलिटिकल पावर। और तुर्की जो है खुद उसको सेक्युलर स्टेट बना दिया गया। तो अगर खिलाफत नॉन कॉपरेशन का एवोल्यूशन किया जाए तो जो है इसमें ट्रेमेंडस पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम हुआ फर्स्ट टाइम इन दी फ्रीडम स्ट्रगल्स। कंप्लीट कम्युनल हारमोनी रही, हिंदू मुस्लिम यूनिटी रही, लार्ज स्केल मुस्लिम पार्टिसिपेशन हुआ ड्यू टू एंटी इम्पीरियल फीलिंग। लेकिन जो नेशनलिस्ट लीडर थे, ये जो रिलीजियस पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस था मुस्लिम्स का, उसको ना सेकुलर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट करने में फेल रहे। फिर एक फेज ऑफ प्रो चेंजेस एंड नो चेंजेस आता है। आफ्टर द एंड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टू टाइप्स ऑफ आइडियोलॉजी जो है आइडियोलॉजिकल स्ट्रीम ये इमर्ज हुई विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ कोर्स ऑफ नेशनल स्ट्रगल। कुछ जो लीडर्स थे दे एडवोकेटेड टू फॉलो द प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड participate in the legislature, and they suggested that the nationalist leaders must end the boycott of the legislature council and enter the council, expose the parliament and obstruct every work of them. And they were not giving up the non-cooperation movement but wanted to extend it to the councils. और जो उनका आइडिया था, ये आइडिया ये CR दास के द्वारा प्रपोज किया गया इन द गया सेशन ऑफ INC और इन 1922, and where he was presided, and this idea was also backed by मोतीलाल नेहरू। और इनकी जो काउंसिल इंट्री प्रोग्राम के बेसिस पे इनके चेंज जो है स्टैंड के बेसिस पे इनको प्रो चेंजेस कहा जाता था, CR दास और मोतीलाल नेहरू के फैक्शन को। दूसरा जो अनदर फैक्शन था वो INC था, इंक्लूडिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रताप सिंह, राजगोपालाचारी, एंड दे वांटेड टू स्टिक to constructive program advised by गांधी जी and they opposed council entry। इनको नो चेंजेस बोलते थे। और 1 जनवरी 1923 में गांधी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, बेटर नोन एज स्वराज पार्टी, ये फॉर्म हुआ एट द इलाहाबाद, जिसमें CR दास प्रेसिडेंट थे और मोतीलाल नेहरू में सेक्रेटरी थे। एंड दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, लेकिन दोनों ने एक्सेप्ट किया कि जो है सिविल डिसोबीडियंस जो है इट वाज नॉट पॉसिबल इमीडिएटली। एंड ये भी बोला कि देर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ मास मूवमेंट, एंड बोथ द ग्रुप्स रियलाइज द फैक्ट दैट हाउएवर इम्पोर्टेंट काउंसिल वर्क्स मे बी दे कैन फोर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ओनली थ्रू द मास मूवमेंट ओनली। दोनों ने इसेंशियलिटी ऑफ गांधी जी लीडरशिप एक्सेप्ट की। और एक स्पेशल सेशन दिल्ली में 1923 में हुआ, जिसमें INC सस्पेक्टेड ऑल दी प्रोपेगेंडा अगेंस्ट दी जो है काउंसिल एंट्री। एंड गांधी जी वॉज मीनवाइल रिलीज्ड इन फ्रॉम जेल ऑन 5 फरवरी 1924 ऑन दी हेल्थ ग्राउंड्स। और एक मुद्दिमान कमेटी बनी थी CBH 1924 में फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इनटू दी वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटअप इन 1921 अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू 1919। एंड जब गांधी जी जेल से बाहर छूटे तो ही वॉज कम्प्लीटली अपोज टू द काउंसिल एंट्री, बट लेटर ही बिकेम एकमोडेटिव, एंड इवन वाइल अपोजिंग देम ही रिस्पेक्टेड देम अलॉट, जो दूसरे फैक्शंस थे। एंड मोर ओवर देयर पॉलिटिकल वर्क विद देयर पॉलिटिकल वर्क जो प्रो चेंजर्स थे, दे जो है कन्विंस्ड गांधी जी दैट दे वर नॉट द लिप ऑफ इंपीरियलिस्टिक फोर्सेस। एंड फर्दर गांधी जी फेल दैट इन एनी केस काउंसिल एंट्री जो हैपन हो गई है एंड तो विड्रॉ इट फ्रॉम विल बी डिजास्टर्स, एंड उन्होंने इसको कंटिन्यू रखा। तो जो ये स्वराजिस्ट थे इनकी क्या अचीवमेंट रही, जो प्रो चेंजर्स थे स्वराजिस्ट थे, तो इन नवंबर 1923 इलेक्शन टू दी लेजिस्लेटिव काउंसिल वर हेल्ड, और जो स्वराजिस्ट थे वो उन्होंने 42 आउट ऑफ 101 सीट्स इलेक्टेड की थी इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। दे गॉट क्लियर मेजॉरिटी इन दी सेंट्रल प्रोविंसेस। इसके अलावा जो लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरे इन बंगाल, हाउएवर दे डिड नॉट सपोर्ट दी टीनेट्स कॉज ना, जो कि मोस्टली उस समय बंगाल में मुस्लिम्स थे अगेंस्ट द जमींदार्स ऑफ द बंगाल। इसके अलावा दे ऑल्सो फेयर्ड वेल इन इलेक्शन इन द यूपी एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी।
वाइल जो है वाइल हिंडरिंग द काउंसिल वर्क, जो स्वराजिस्ट डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस एट द थ्री फ्रंट। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन एडवांसमेंट लीडिंग टू द सेल्फ गवर्नमेंट, सिविल लिबर्टीज एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस इंडस्ट्रीज, इस पर इन्होंने काफ़ी जो है पावरफुल स्पीचेस दी। दे वर ऑल्सो सक्सेसफुल इन इलेक्टिंग विठल भाई पटेल एज फर्स्ट इंडियन स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। मार्च 1926 में ऑन द सजेशन ऑफ गांधी जी दे विड्रॉ फ्रॉम द काउंसिल ऑल्सो। इसके अलावा एक रिस्पॉन्सिविस्ट थे, तो दे डिडेंट रिजाइन फ्रॉम द काउंसिल ना, जो गांधी जी के रिक्वेस्ट पे भी जो काउंसिल पे नहीं रिजाइन किए थे। दे वांटेड टू वर्क द रिफॉर्म एंड होल्ड ऑफिसेस वेर एवर पॉसिबल, एंड दे ऑफर्ड सपोर्ट टू द गवर्नमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिंदू इंटरेस्ट। रिस्पॉन्सिविस्ट में NC केलकर, MRJ अम्बेडकर, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मौलवी, ये सब आते हैं। और इसी बीच जो है अपना जो है एक हिल्टन यंग कमीशन ये इस्टेब्लिश हुआ था। तो जो हिल्टन यंग कमीशन था, व्हाट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल बैंक टू बी कॉल्ड एज RBI, इसके बेसिस पे ही बना था, इसी के आसपास। दूसरा साइमन कमीशन एंड एंटी साइमन स्टेशन, इसका एपिसोड आता है। तो 1924 में क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड अलेक्जेंडर मुद्दिमान कमेटी विच सजेस्टेड द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन टू रिव्यू द इंडियन अफेयर्स, एंड इट वाज also recommended the replacement of diarchy with a responsible government in the provinces। लेकिन ये जो कमीशन था अंडर द चेयरमैन ऑफ सर साइमन कमीशन was appointed to revive the जो है provisions of Government of India Act 1919 ना, to review the provision of Government of India Act 1919 एंड एक बनाया गया था इसको बाय द कंजर्वेटिव सेक्रेटरी ब्रिकन हैंड इन 1927। इंडियन रिस्पॉन्स जो हुआ इसमें ना वाज अनोनिमस एंड वाज थॉट टू बी फिट इनफ ना। इसमें बोला गया था कि काफ़ी स्टेशन का साइमन कमीशन में इसलिए हुआ था कि देयर वाज नो इंडियन इन द कमेटी ना, नो इंडियन वाज थॉट टू बी फिट इनफ टू बी अ पार्ट ऑफ अ कमेटी विच क्लेम टू डिसाइड द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया। इंडिया का फ्यूचर डिसाइड कर रहे हो और एक भी इंडियन नहीं लिए हो अपने कमीशन में, and it was an insult to the Indian, and the boycott of commission was endorsed by Liberal Federation, Hindu Mahasabha, Muslim League, which initially was split on the issue, but Muhammad Ali Jinnah supported the boycott with the majority। इसके अलावा इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस, ऑल इंडिया जो ट्रेडिंग यूनियन काउंसिल, ये सब मिल के सब इसको यूनानिमसली अपोज किए। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था टर्न बायकॉट इनटू अ पॉपुलर मूवमेंट। जो साइमन स्टेशन जो हुआ ये बॉम्बे से स्टार्ट हुआ था फरवरी 1928 में, एंड द फॉर्म ऑफ स्टेशन वाज कंप्लीट हड़ताल और मास रैली, प्रोसेशन, ब्लैक फ्लैग डेमोन्स्ट्रेशन ना विद द स्लोगन्स ऑफ साइमन गो बैक। इसके अलावा ब्रिटिश रिस्पॉन्स था वाज लाठी चार्ज विच वॉज बिकमिंग टू फ्रीक्वेंट एंड इवन सीनियर लीडर्स वर नॉट स्पेयर्ड। और इन लखनऊ गोविंद वल्लभ पंत एंड जवाहरलाल नेहरू वाज सीवियरली बीटन अप इन द यूपी। एंड इसमें से वर्स्ट इंसिडेंट जो हुआ लाहौर में, जहाँ के लाला लाजपत राय वाज हिट ऑन द चेस्ट ऑन 30 ऑफ अक्टूबर, और इसकी वजह से 17 नवंबर 1928 को उनकी डेथ भी हो गई थी। और क्या इफेक्ट रहा साइमन स्टेशन का, तो एक न्यू वेव ऑफ पॉलिटिकल एक्शन वाज जनरेटेड बाय यूथ हु प्लेड मोर एक्टिव रोल इन द प्रोटेस्ट लाइक जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस इमर्ज एज न्यू लीडर्स। साइमन कमीशन की जो रिकमेंडेशन था उसमें ना 3 चीज़ मेन थी। एक एबॉलिशन ऑफ डायरकी एट प्रोविंस करेंगे, रिजेक्टेड पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द सेंटर एंड इंडियनाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी, ये 3 रिकमेंडेशन था। लेकिन कोई भी इंडियन फेलो नहीं था इसके एक्शन में। तो ये हो गया हम लोगों का फ्रीडम स्ट्रगल का नेक्स्ट पार्ट, इनिशियल पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कुछ सजेशन हो प्लीज़ कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस तरह के वीडियोस को आगे देखने के लिए। और शेयर करें यार अपने लोगों में, जितना जल्दी शेयर करोगे उतना शेयर करके ही UPSC का तैयारी होता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी होता है। और अगर नॉलेज है तो शेयर करने से बढ़ती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।